बस मेरा भी मोटा मोटा यही सनातन वर्ष के अंतिम त्योहार बना के दे दे, होली की आप सभी को हम बहुत कर बहुत लेंगे और शुभकामनाएं revenue हैं, sharing हो जाए। बधाई है। इसी मोड पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। अंतिम त्योहार ही है सनातन का, अब तो फिर उसके बाद एक तो हफ्ते फिर बाद काम करते हैं, नए त्योहार और प्रथम त्योहार कितने की बजे के शुरुआत हो आसपास जाएगी। चलना चाहोगे तुम? मिलेंगे उस त्योहार पे भी, लेकिन फिलहाल होली की हम आपको सभी को 3 बहुत बजे बहुत के बाद मैं शुभकामनाएं फ्री देते होऊंगा। हैं। और आज हम होली के रंगों को और अपने आध्यात्मिक शरीर को लेकर के तो कुछ मैं बातें उधर जरूर आऊंगा, मतलब करेंगे, रिम्स की तरफ। मगर उसके पहले ये बातें हो आध्यात्मिक शरीर की, हम इन रंगों ठीक। का हमारे जीवन में ठीक। क्या महत्व है, होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस पे अगर चर्चा मैं करें। और निकलने उसके से पहले पहले तुम्हें रिंग करूंगा। कुछ बातें होली को लेकर करेंगे जो होली के इन दिनों पे मैंने देखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और इसको जरा गहराई से आप भी सोचिएगा और शब्दों से जुड़ते चले जाइएगा, तो आपको लगेगा कि वाकई हम किधर जा रहे हैं। होली एक रंगों का त्योहार, उल्लास, उमंग और खुशियों का प्रतीक। एक ऐसा दिन जब हम सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर लोगों को गले लगा मेरे को भी लेते नहीं पता है कि मैं क्या देने वाला हूं। लेकिन आज समझ रहे? Seriously जब बोल हम इस रहा हूं। पावन अभी पर्व मेरे की को ओर भी नहीं- देखते हैं मैंने तो 3 क्या सेशन सच भी में प्लान किए हुए हैं आज। वही 3 भावनाएं सेशन बची मेरे हुई दिमाग हैं? में है। उस दिन का सेशन मेरे दिमाग में था, आ गया। अगला सेशन मेरे दिमाग क्या में वो है, त्योहार उसका अगला आज सेशन भी मेरे दिमाग में है। अपनी जब अगला पवित्रता सेशन डिलीवर होगा, उसका उसी अगला तरह डिलीवर होगा, अपनापन तो अगले 3 बन जाएंगे। बना के रखा हुआ है? हाँ, वही जो आप बोलते हो ना विजुअलाइज, जब हम अपने मैं उसे विजुअलाइज को करके जाता हूं, जब हम फिर होली वही को deliver अपने करता जब हम होली के चित्र को अपने मन मस्तिष्क पे उरेखते हैं तो क्या दिखाई देता है? ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। अगर वही चीज दूंगा ना मैं, जो पहले- गुलाल से रंगे हुए चेहरे, मेरे को मजा आ गया, तो मेरे को हंसी लगा कि ठिठोली, और मैं हर बार कुछ नया या देना मिठाइयों की मिठास, या फिर किसी की जबरन चाहता हूं। जब जाता हूं, या फिर किसी की जबरन रंगी हुई साड़ी, किसी लड़की की सहमी हुई आंखें, किसी की मासूमियत पे चढ़े नशे का गंदा धब्बा, किसी गली के कोने में बेसुध पड़ा हुआ कोई इंसान। कभी सोचा है कि हम कौन सी होली मना रहे हैं? क्या यह वही त्योहार है जिसकी जड़ें प्रेम, सौहार्द और भाईचारे में गहरी धसी हुई थी कभी? या फिर यह केवल एक बहाना बन के रह गया है, जबरदस्ती और अराजकता, नशे का? सड़कों पे ये गीत बज रहे थे हर तरफ, सड़कों पे ये गीत बज रहे थे हर तरफ, और रंगों की फुहारें चल रही थी, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। लेकिन इस शोरगुल के बीच किसी के दर्द की चीखें भी हैं, किसी की आंखों में जल रही हैं, किसी का चेहरा झुलस रहा था, कोई असहाय खड़ा है क्योंकि उसकी मर्जी के बिना उसे रंगों में डुबो दिया गया है। क्या जबरदस्ती रंग लगाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना हमारी पहचान? क्या नशे में धुत होकर बेहुदा हरकतें करना ही हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है? कल मैं एक अस्पताल गया था, आंखों का अस्पताल था वह। वहां बैठे बैठे कुछ ही घंटों मैंने देखा कि हर 10 में से 6 मरीज आंखों की परेशानी लेकर के आए थे। डॉक्टर उनको समझा रहे थे कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती थी, एक लंबा समय लगेगा पुनः आपको नॉर्मल आंखों से देखने में। किसी की आंखों में केमिकल चला गया था, कोई दर्द से करा रहा था, किसी माँ की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके बच्चे की आंखों की रोशनी शायद जा सकती थी। यह कैसी होली है? यह कौन सा रंग है जो खुशियों की जगह दर्द दे रहा है? मित्रों, यह पर्व केवल रंगों का नहीं बल्कि मन के रंगों का है। खुशियों का है, ना किसी के दुख का, सम्मान का है, ना किसी की मर्यादा को भंग करने पर। आज यह पर्व एक ऐसा बहाना बन गया है जिसमें शराब, भांग और नशे की झोंक में इंसानियत तक भूल जाती है। हम जागरूकता की बातें बहुत करते हैं मित्रों, हर साल जागरूकता के कई अभियान चलाते हैं, पर क्या हम सच में बदल रहे हैं? यह सवाल है आपसे। या फिर हम सब बस एक औपचारिकता बन के ही रह गए हैं? शायद अब हमें केवल जागरूकता की जरूरत नहीं है, संवेदनशीलता की जरूरत है। हमें कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, एक ऐसे सोच की जो हमें दूसरे के दर्द का एहसास कराए, एक ऐसे एहसास की जो हमें बताए कि हमारी मस्ती किसी और के जीवन को अंधकार में न बना दे, एक ऐसी समझ जो यह कहे कि त्योहार तभी सार्थक है जब आप सबकी खुशियों को लेकर के आए, ना कि किसी के लिए खौफ। तो आइए इस बार होली का सही अर्थ समझें, रंगों को प्यार, सम्मान और मर्यादा से जोड़ें, उत्सव को उन्माद बनने से रोकें और इस पवित्र त्यौहार को इसकी वास्तविकता में जिएं, जहां रंग खुशियों का हो, जबरदस्ती का नहीं। इसलिए बाहर तो रंग लगाइए, भीतर भी रंग जगाइए। आज समझते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में इसी के साथ विषय चक्रों की
होली। दोस्तों, रंग बड़े अच्छे लगते हैं, मगर एक एडवर्टाइजमेंट था कि दाग हैं तो अच्छे हैं, मगर दाग हमेशा बदनुमा होता है। और वो रंग यदि आपके लिए दाग सा बन जाए, वो जिंदगी भर आपके मन मस्तिष्क में छा जाता है और आपके सब कॉन्शियस में बैठ करके जीवन भर का पीड़ा दे जाता है। एक वीडियो देख रहा था, इंस्टाग्राम पे शायद आया था या कहीं फेसबुक में, एक लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, या शायद किसी एक राज्य का है, राज्य का नाम लेना भी अच्छा नहीं है। लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। वह बेचारी अपने आंसू पोंछती या अपने अंग छुपाती कैमरे के पास से निकलती चली जा रही थी। उसे देख करके मुझे ये कहने की जरूरत पड़ गई कि हम ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। उसका जरा सोचिए, वो रंग उसके जीवन में रंग बिखेरेगा कि सदा के लिए उसके रंग को बदरंग कर दिया है, उसके जीवन भर के सब कॉन्शियस माइंड में बिठा दिया गया है। त्योहार हमेशा हमारे जीवन में खुशियों को भरने के लिए हुआ करते थे, रंगों को भरने के लिए हुआ करते थे। और हमारा सनातन हमेशा कहता है, यहीं पे एक हुआ था सर, और कल भी चर्चा हो रही थी कि हम तो वो लोग हैं जो जीवन का भी उत्सव मनाते हैं और मरने पे भी उत्सव मनाते हैं। यही जब कल था कि वर्ष के अंतिम में होली आ रही है, और अंतिम जब होता है तो जला दिया जाता है, इसलिए होलिका का दहन मनाया जाता है। और जब भी किसी को शमशान को ले जाया जाता है तो रंगों के साथ खिलाया जाता है, इसलिए हम होली को रंग से भरते हैं कि जिंदा हो तो भी और मरो तो भी रंग जीवन में होने चाहिए। मगर हम रंगों को बेरंग करने में तुले हुए हैं। आज उसी विषय पे हम आज बात करेंगे कि हम रंगों की वास्तविकता को समझें और अपने जीवन के बाहरी नहीं, अंदर के रंगों को भी सामंजस्य बना करके अपने जीवन को खुशहाल, उल्लास और चुनौतियों को लड़ने के काबिल बना सके। इस प्रोग्राम को मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ में जोड़ूंगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे उनके बारे में ब्रीफ कर दें। कुछ लोग नए हैं यहाँ पे। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, आप उसके डायरेक्टर हैं। एक प्रसिद्ध आई सर्जन है। आई सर्जरी करते करते इन्होंने होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि ये जानते थे कि बीमारी का इलाज पूर्णतः संभव मेडिकल साइंस के पास हो नहीं पा रहा था। तब उन्होंने वैदिक विज्ञान को पढ़ना चालू किया और कुछ रिसर्च किए, और उस रिसर्च का जो क्रैक्स निकला, जो क्रक्स सामने आया है, उसका नाम दिया है क्वांटम वेदा। मॉडर्न मेडिकल साइंस है क्वांटम, वैदिक विज्ञान का ज्ञान है वेदा, क्वांटम वेदा। दिस इज द रियल एंड प्रैक्टिकल लिविंग ऑफ लाइफ। यह क्यों प्रैक्टिकल एंड लिविंग लाइफ है? क्योंकि वेद बताता है कि आपको रहना कैसे है, कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है, या केवल हमारे वेदों और उपनिषदों में मौजूद है। लेकिन अगर वर्तमान समय में चलना है तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, मॉडर्न के साथ चलना होगा। अब हम धोती और कुर्ता पहन करके हर जगह नहीं जा सकते, शर्ट पैंट पहन के चलना होगा, ये मॉडर्निटी है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम हर जगह पे खड़ी हिंदी में बात नहीं कर सकते, हमें अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, ये मॉडर्निटी है। तो कैसे पुराने चीज़ को मॉडर्न विज्ञान के साथ में जोड़ा जाए, डॉक्टर अनिल ने किया है, और इसी के थ्रू आज हम बहुत कुछ समझेंगे। वैदिक विज्ञान की परिकल्पनाएं होली के रंग थे, मॉडर्न में यानी क्वांटम वेदा के अनुसार में हम समझेंगे कि इनर चक्रों को जागृत करना क्यों जरूरी है, बाहरी दुनिया के साथ साथ में आंतरिक दुनिया में आने की आवश्यकता क्या है। फिर मिलूंगा नए कुछ और विषयों के साथ में, तब तक मैं विराम देता हूँ। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छी बातें कही पांडे जी ने। होली का एक जो ओरिजिनल स्वरूप अभी चल रहा है, उसका एक आईना हमको दिखाया। हम सब जान रहे हैं ये सब हो रहा है, समाज में परेशान भी हैं, नहीं होना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बदला कैसे जाए, बदलाव कैसे लाया जाए, सही तरीके से जिया कैसे जाए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि मैं एक आई सर्जन था और मैं अब हॉलिस्टिक हेल्थ साइंस को भी डील कर रहा हूँ। आई सर्जन से हॉलिस्टिक हेल्थ सर्जन क्यों बना और क्यों इस यात्रा पर चला? एक डॉक्टर बनना मैं इसलिए चाहता था कि मैं एक इंसान को अच्छे से समझ सकूं। डॉक्टर को ऐसा समझा जाता है कि ये ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा समझता होगा, इसीलिए जब भी हमारी बॉडी में, ब्रेन में कोई परेशानी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इस मेडिकल यात्रा में MBBS किया, MS किया, फेलोशिप किया, सारा कुछ करने के बाद और करीब करीब 8 से 10 साल की प्राइवेट प्रैक्टिस करने के दौरान मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जो मेडिकल साइंस है ये ह्यूमन की साइंस है, बीइंग की नहीं।
बीइंग, ह्यूमन बीइंग है हम। और मेडिकल साइंस ह्यूमन बीइंग को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो केवल ह्यूमन पार्ट को समझ रहा है, बीइंग को नहीं। बीइंग मेटाफिजिकल है, हमारे अस्तित्व का वो वजूद है जो दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे मेडिकल साइंस समझ ही नहीं पा रहा है। और वहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, एक्सप्लोरेशन शुरू किया कि वो कौन सी चीजें हैं जो मेडिकल साइंस नहीं जानता, जिसे समझने की जरूरत है। तो मुझे समझ में आया कि ब्रेन और बॉडी को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट साइंस है मेडिकल साइंस, क्योंकि ब्रेन और बॉडी को आयुर्वेद भी उतने अच्छे से नहीं समझा सकता, होम्योपैथी भी उतने अच्छे से नहीं समझा सकता, नेचुरोपैथी भी उतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितना कि मेडिकल साइंस। क्योंकि मेडिकल साइंस ने डिसेक्शंस करके पैथोलॉजी के अंदर एक एक सेल को देख लिया है, एक एक नर्व्स तक पहुंच गया है, एक एक एटम और मॉलिक्यूल तक पहुंच गया है। लेकिन ब्रेन और बॉडी के बियॉन्ड हमारा जो अदृश्य पार्ट है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है मन, माइंड। जैसे हमारी फिजिकल ऑर्गन है, वैसे ही हमारे मेटाफिजिकल ऑर्गन है। ब्रेन एक कंप्यूटर है ना, बॉडी एक मशीन है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं। माइंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर। इंटेलेक्ट, बुद्धि क्या है? वो भी एक ऑर्गन है, सॉफ्टवेयर है, हायर सॉफ्टवेयर। सोल क्या है? एक पावर बैंक है। अहंकार क्या है? एक वायरस है, एक करप्टेड फाइल है। डिप्रेशन क्या है? उसके अंदर कुछ फिर एक नया वायरस आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। बीमारियां क्या हैं? बॉडी का डिसफंक्शनिंग है, डिस्टरबेंस है। लेकिन ये पैदा कहां से हुई? माइंड के सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर में जब प्रॉब्लम आई तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो गई। और हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें लगता है कि बॉडी की डिसफंक्शनिंग शुरू हुई है तो इसको किसके पास ले जाके ठीक करना होगा? बॉडी के डॉक्टर के पास। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है चक्रों की होली, वो इस तरीके से रखा गया है कि आज के सेमिनार में हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन को भी और बीइंग को भी। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्यों समझना जरूरी है ह्यूमन और बीइंग को, क्या जरूरत है ये सब बातें करने की, क्या जरूरत है आज हम संडे को जो ये टाइम है जिसमें हम अपने घर में एंजॉय कर सकते थे, यहां बैठकर ये लेक्चर सुनने की, क्यों जरूरी है ये सब। थोड़ी सी बात तो पांडे जी ने कर ही दी ना कि आज उत्सव जो है उसका स्वरूप बिगड़ चुका है। उत्सव आनंद के लिए होता था, त्योहार आनंद के लिए मनाए जाते थे, खुशियों के लिए, लेकिन क्या लेके आ रहे हैं? परेशानियां। और केवल होली ही नहीं, आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, होली, दिवाली, दशहरा, गणेश उत्सव। अभी तो हम सनातन धर्म की ही बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं। तो जो मूल स्वरूप था त्योहार का वो बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए आनंद कम, परेशानियां ज्यादा आ रही है। दिवाली आती है तो पॉल्यूशन, होली आती है तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम, हुदंगड़, दंगा, नशा, 7-7 दिनों तक लोग दारू के नशे में पड़े रहते हैं, काम पर नहीं आते। क्या यही त्योहार है? अगले दिन आई पे हॉस्पिटल में जब मैं कल देख रहा था, लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, किसी की आंख खराब हो गई है, किसी का स्किन जल गया है। क्या यही त्योहार है? तो ये सोचने का विषय है कि गड़बड़ कहां हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हर चीज हम बिगाड़ते जा रहे हैं, डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। जो नेचर का विधान है, सृष्टि का विधान है, उसे डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही करते चले गए, क्या हमारा वजूद, क्या हमारा अस्तित्व रह पाएगा? क्या सृष्टि, यूनिवर्स हमें माफ करेगी या जैसा चल रहा है वैसा चलने देगी? सोचने की जरूरत है और इसी सोच पर आज हम यहां बैठे हुए हैं। केवल त्योहार ही नहीं, और भी बहुत सारे विषय हैं। आज के समय में हमारा लाइफ स्टाइल भी बिगड़ा हुआ है और लाइफ फिलॉसफी भी। लाइफ स्टाइल मतलब क्या? जीवन को जीने का तरीका। और टुडेज लाइफ स्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। लाइफ फिलॉसफी क्या?
ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति एक नजरिया, वो इतना शैलो हो चुका है, इतना उथला हो चुका है कि उसमें कुछ भी डेप्थ नहीं रह गई है। और इसीलिए टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइड बहुत जल्दी हो रहे हैं। जी भैया। और यही कारण है जो हमारी जीवन को लेकर समझ है ना, वो बहुत सुपरफिशियल हो गई है। खुशी को लेकर, उत्सव को लेकर, त्योहार को लेकर इतनी सुपरफिशियल सोच हो गई है कि हम बस खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस खुशी से क्या हमें एक्चुअल खुशी मिल रही है या परेशानियां बढ़ रही है, इस पे सोच नहीं रहे हैं, राइट? और फिर जब बाद में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ परेशानी आती है, तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई, क्यों हुआ। क्योंकि कल जब मैं पेशेंट्स देख रहा था जिनकी आंखें केमिकल से जल गई, जब मैं उनसे पूछ रहा था तब वो सोचने पे मजबूर थे कि काश मैं खेलता ही नहीं होली, काश उस समय मैंने प्रोटेक्टिव गॉगल लगा लिया होता, काश सर उस समय नशा नहीं किया होता और ये एक्सीडेंट से बच जाता। लेकिन उस समय बहुत देर हो गई थी। अब पछताने से हेलो अब बहुत देर हो चुकी थी, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। हेलो, कर लीजिए इसको ठीक आराम से। हेलो, जब तक ये माइक ठीक हो रहा है तब तक मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि केवल एक त्योहार नहीं, त्योहार के अलावा जीवन के वो कौन से पहलू हैं जहां पर हमें ये लग रहा है कि हम समझदारी से जी नहीं रहे हैं और समझ लाने की ज़रूरत है। मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं, थॉट प्रोवोकिंग बनाना चाह रहा हूं, ताकि हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न जागें कि कहां कहां पर चीज़ें बिगड़ रही है और कहां कहां पर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बोलना शुरू करें अपनी समझ के हिसाब से। नायर जी कुछ बोलना चाहेंगे? सिर्फ अपने घर से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है कि अगर अपन अपने घर वालों को समझाना चालू करें इन चीज़ों से अपन कैसे बचें। सबसे पहले तो खुद को समझना होगा। सबसे पहले तो खुद पे इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम सही हो जाएंगे, हमारी फैमिली सही होती जाएगी, तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। लोग क्या है, सब बाहर की तरफ कोशिश करते हैं कि वो बदल जाए, मेरी जगह वो बदल जाता तो अच्छा था, वो पीना बंद कर दे तो अच्छा था। खुद से स्टार्ट करें तो काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। एक बात कही इन्होंने कि हम जो समाज में गड़बड़ होता देख रहे हैं, समझ सब रहे हैं, लेकिन सुधारने की कोशिश किसको कर रहे हैं? दूसरे को, खुद पे नहीं। तो पहला फोकस चेंज करना होगा कि मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं ताकि धीरे धीरे वो चीज सोसाइटी में आए। बहुत बढ़िया बात। और क्या कहना चाहेंगे? वो जीवन के कौन से पहलू हैं जहां पर चीजें बिगड़ रही हैं और जहां पर सुधार करने की या ठीक करने की गुंजाइश है या जरूरत है? कौन आना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए। हाँ आइए, इसके बाद आप आइएगा। इसके बाद जब हम ऐसे माइक पकड़ते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने अंदर की चीज़ों को, और ये एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझे दूसरों की चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, तो वो पढ़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे घर में भी कुछ हो रहा है तो मैं क्या अपने दिमाग पे ले लेती हूँ हर चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अपने दिमाग में लेने से पर स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में दिक्कत होने लगती है। राइट, बहुत बढ़िया बात कही कि दूसरों की बातें, दूसरों का बिहेवियर हम अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, और स्ट्रेस से बीमारियां आती हैं, इतना हमें पता है। लेकिन पता होने के बावजूद हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दूसरों की कही हुई बातें, दूसरों के बिहेवियर मुझे अफेक्ट ना करें, मेरे अंदर स्ट्रेस ना आए। बहुत अच्छी बात, दूसरा पॉइंट निकल कर आया। आइए आप भी।
सर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि फैमिली के मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब हमारी फैमिली आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो इस वजह से लोगों के बीच में रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि हमारे स्ट्रेस का और बाकी डेवलपमेंट का कम हो रहा है इस वजह से लोगों में। बहुत अच्छी बात, एकदम सही पकड़े हैं आपने कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, सास ससुर के साथ, इवन दोस्तों के साथ और अपने टीम के साथ, एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एज ए टीम आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं और उससे तनाव और बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। आइए अभिजीत जी, पांडे जी नोट करिएगा और लास्ट में फिर कंक्लूड करना है आपको जो ये समस्याएं निकल कर आ रही हैं, यानी कहां कहां बिगड़ा है और सुधारने की कहां कहां जरूरत है, फिर समाधान की ओर भी चलेंगे। सर मेरे को लगता है कि ट्रैफिक भी एक कारण है स्ट्रेस का। बिल्कुल सही कहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब कभी रास्ते में गाड़ी चलाते होते हैं और ऑटो वाले, टू व्हीलर वाले बीच में जो गाड़ी को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उससे भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है और उनको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। ट्रैफिक, क्योंकि जब ट्रैफिक से आप गुजरते हो तो अपने आप कॉर्टिसोल सक्रीट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। स्ट्रेस मतलब क्या कि जब बॉडी में कॉर्टिसोल सक्रीट हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन, और डेफिनेटली वहां आपको एकदम स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करते हुए निकलना पड़ रहा है, लेट होने की चिंता है, तो ये भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। और कुछ, आइए संतोष, ठीक हो रहा है रिकॉर्डिंग या पास लाने की जरूरत है? नमस्कार, मेरा नाम आनंद खरात है, मैं भिलाई से आया हूँ। स्ट्रेस का कारण जो मेरे को दिखता है हमारा जैसे बढ़ता गया है, पहले क्या होता था, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आने के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स रहते थे। जब हम छोटे थे तो हम लोग के पेरेंट्स हमको सिखाते थे, आसपास के दोस्त सिखाते थे, टीवी, रेडियो, मोबाइल ये सब था नहीं। लेकिन आजकल हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन का ऐसा बॉम्बार्डमेंट होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट में लग जाते। उसने ये किया, मेरे को ये करना है, मैं ये सोचूंगा नहीं उसने ये किया, किस सिचुएशन में किया, मेरी सिचुएशन वैसी है नहीं है, बस मैं सिंपली कॉपी पेस्ट में लग जाता हूँ और हम लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे को लगता है काफी मेजर इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है भाई साहब की, एकदम सही कहा आपने। इस बात को हम सब फील कर रहे हैं कि जितनी जरूरत है उससे कई हजार गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। तो उससे हम क्लैरिटी लाने की बजाय और कंफ्यूजन हो रहा है। चॉइसेस, ओपिनियन एंड ऑप्शंस बोथ आर इन एक्सेस, ओवरलोडेड। पहले 2 किराने की दुकान होती थी, उसी से आप कुछ ना कुछ ले आते थे। आजकल किराने की दुकान भी 50 हो गई हैं और ऑनलाइन ऑप्शंस भी आ गई हैं, और उस किराने की दुकान वाले के पास भी 4 ही ऑप्शन होती थी किसी सामान की। अब हर चीज का भी ऑप्शंस हजारों हैं। मोर चॉइसेस, मोर कंफ्यूजन। ये खरीदूं, वो खरीदूं। लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन हो रही है। कपड़ा कौन सा पहनूं, ये वाला कपड़ा खरीदूं, वो वाला खरीदूं, ये छोटे छोटे डिसीजन। फिर जॉब में, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, जॉब करूं कि खुद का बिजनेसमैन बन जाऊं। फिर शादी के बारे में, इससे करूं या इससे करूं, ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दूं या लव मैरिज करूं। और कई लोग की प्रॉब्लम है, करूं कि नहीं करूं। है ना बात, मान रहे हैं ना? तो मोर चॉइसेस, मोर कंफ्यूजन, ओपिनियन एंड ऑप्शंस बोथ आर ओवरलोडेड। बी कॉन्शियस। कंटेंट, चूज योर कंटेंट एज पर योर कॉन्टेक्स्ट। कोई भी कंटेंट सुनने से पहले, मानने से पहले, अपने अंदर डालने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझ ले, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी कंटेंट का कोई मीनिंग नहीं है, गलत डायरेक्शंस में ले जाएगा।
क्योंकि एक तरफ कोई कह रहा है कि सब छोड़ दो, सात्विक जीवन जियो, दूसरी तरफ मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है कि छोड़ने से काम नहीं चलेगा, सब पकड़ लो, जिद करो, दुनिया बदलो। राइट? तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कोई? तो पांडे जी एक बार फिर से थोड़ा कंक्लूड कीजिए, कहां कहां बिगड़े हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कहां कहां सुधारने की जरूरत है अपने अंदाज में। हमारी ऑडियंस ने, जितने भी लोग यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, सभी ने अच्छा बात कही। और जो सबसे प्रमुख बातें आई कि वाकई एक चिंता का विषय तो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन में ओवरलोड हो गए हैं। किसी ज़माने में 4 घर के बीच में एक न्यूज़पेपर आता था, मोहल्ले में एक टीवी हुआ करती थी, और पूरे परिवार में एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था जिस पे हम बैठ कर के बातें सुनते थे। पूरे गांव के बीच में गुरुजी हुआ करते थे जिनसे हम जाकर के पूछते थे ये घटना सही है या गलत है, क्योंकि वही रोज शहर तक जाया करते थे, वो पूरी खबर ला के देते थे। गांव में एक नाई हुआ करता था जो पूरे गांव की खबर बतलाया करता था। एक पंडित होता था जो 4 गांव का खबर आपके पास ला के देता था, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। अब तो सबका एक मास्टर है, गूगल पे खोलिए, वही नाई है, वही पंडित है, वही टीचर है, सब कुछ ज्ञान आपको वही मिलता है, इंफॉर्मेशन है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि वाकई हम कई बार हमारे पास सवेरे देखते हैं व्हाट्सएप पे भी आया है, हमको पूरा पढ़ते भी नहीं है और उसको आगे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। घर का कचरा दूसरे के घर में डालते हैं, वो फिर आपके घर में डाल देता है और हमें ये नहीं पता है कि आ क्या रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है इस लेवल पे हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर अगर कहीं हुआ है तो वो हो रही हमारे रिलेशन पे, सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था और डॉक्टर इसको काफी हंसे थे सब। उसका शीर्षक दिया था मोबाइल दिखाओ खाना खिलाओ। आज का समय ऐसा आ गया है कि दादी भी अपने बच्चे को मोबाइल दिखाती है और मुंह में खाना ठूस देती है। बच्चे को ये पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं, उसको स्वाद भी नहीं मालूम है। और इसलिए आप देखिए कि आज की युवा पीढ़ी स्टॉल पे लगे, रोड पे लगे हुए जो फूड आइटम है उनको खाती है, उसका स्वाद का उन्हें पता नहीं है। हम याद होगा अब ये दादा यहाँ रायपुर में बहुत से खेले कूदे, हम लोग भी खेले हैं, डॉक्टर अनिल भी खेले हैं। हाँ, हम लोगों को एक एक दुकान मालूम होती थी कि किस जगह का समोसा अच्छा है, कहाँ पोहा अच्छा मिल रहा है, कहाँ कचौड़ी अच्छी मिलती है, कौन से ठेले में पान अच्छा मिलता है। आज किसी युवा से पूछ के बता दीजिए कि कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, उसको केवल एक ही नाम मालूम, जोमेटो और स्विगी, बस। होटल के नाम नहीं मालूम है किसी को, कहाँ चिकन अच्छा मिलता है, कहाँ बिरयानी अच्छी मिलती है, एक एक चीज लोगों को याद होती थी। वो जमाना था और आज का जमाना यहाँ आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम स्वाद के लिए नहीं, डस्टबिन बना रखा है अपने पेट को, जीभा तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है, बस केवल यहाँ से खा ले रहे हैं। रिलेशन में कदर ये हो चुकी कि एक घर में 4 से 6 लोग रहते हैं, 6 के पास में मोबाइल होता है, कहने को तो मिलते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं यूं ही शॉप में एक दिन कैफे गया था कि कैफे में होता बैठा जाए, अकेला ही बैठा था, मेरी कुछ आदत है और ये लेखकों की और कवियों की आदत होती है, कई बार अचानक कहीं भी पागल टाइप का बैठ जाते हैं। तो मैं बैठा था, मैं सामने बैठे कपल को देख रहा था, दोनों शायद डेटिंग करने आए थे। एक वो क्या मैगी या नूडल्स होते हैं उसका ऑर्डर किया हुआ था, मगर दोनों आधे घंटे बैठे थे, आपस में बात नहीं किया, दोनों फोन चला रहे थे। मगर यही डेटिंग करनी थी तो घर से ही कर लेते भाई, यहाँ पे आके 300 रुपये देने की क्या जरूरत है। ये हकीकत है आज की कि डेट करने भी जा रहे हैं तो मोबाइल साथ में जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मोबाइल से डेट कर रहे थे या सामने वाली लड़की या लड़के से डेट कर रहे थे। रिलेशन बनेगा कैसे? परेशानी यहाँ पे हुई। तो जो दूसरी बात आपने कही वो रिलेशन खराब होने का भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ तक समझ में आता है। दूसरा, रिलेशन खराब होने के जो बहुत सारी, जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वगैरह टीम बैठती है, डॉक्टर की ताली बहुत सारी सच्चाई हो, आध्यात्मिक कुछ गुरु भी आकर के वहाँ पे बात की है। एक बात जो समझ में आई रिलेशन का वो आई है कि जैसे जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन की आ गई है वैसे वैसे हम और ओवर जागरूक होते चले जा रहे हैं। और ओवर जागरूक में जब हम एक दूसरे के पूरक बनते थे, हमारे में पूरकता थी दोनों को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी की और नरेंद्र पांडे की सिनर्जी इसलिए बनती है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कुछ छूटे तो हम बताने की, कहीं पे वो बताएं तो मैं उनको एक्सेप्ट करूं। मगर आज अगर आप देखें परिवार के अंदर में हस्बैंड वाइफ ही कॉम्पिटिटर हो गए हैं, क्योंकि हम बराबरी की बात करने लगे हैं। वाइफ चाहती है कि मैं इनके बराबर पे चलूं
और वो चाहता है कि मेरे बराबर पे चले। तो जब बराबरी की बात होगी, जहां जहां वह कॉम्पिटिशन होगी, और जब कॉम्पिटिशन होगी तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। सामंजस्य तभी बैठेगा जब आप एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। और ये टीम लीडर में बहुत काम करती है। टीम लीडर अगर दोनों लीडर अगर आपस में कॉम्पीट करेंगे तो कभी साथ नहीं चल सकते। लेकिन अगर एक दूसरे का सपोर्टिव बन जाए, एक दूसरे का पूरक बन जाए, तू कहाँ हट रहा है, तू पीछे आ रहा है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, बता कहाँ करना है, तो दोनों यहाँ तक कि रूम शेयर करते हैं और अपनी बातें भी शेयर करते हैं और पॉजिटिव कॉम्पिटिशन यहाँ पे आ जाता है। तो एक जो गड़बड़ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे ट्रैफिक। केवल रायपुर की बात नहीं, आज पूरे देश भर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उसका भी कारण यही है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं। हर कोई भागे चला जा रहा है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। मुझे नहीं मालूम होता है कि अगर मैं रायपुरा से कड़ी नाका पहुंच रहा हूं, 8 किलोमीटर का रास्ता है, अगर मैं 80 की स्पीड में गाड़ी चला भी लूंगा तो 3 मिनट पहले पहुंच के मैं क्या कर लूंगा? इतना ही होगा कि 3 मिनट लेट पहुंचूंगा, तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं कोई फायर ब्रिगेड को हूं नहीं कि गाड़ी मुझे आग बुझानी है वहां पहुंच करके, और ना ही मैं कोई क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूं कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो मरीज चला जाएगा। हमारे पास में साथ ये भी सेंस नहीं रहा कि हम एम्बुलेंस को आगे बढ़ जाने दें। ये केवल हम इसलिए हैं क्योंकि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को आगे निकालने खोजते हैं। हम अपने आप को दूसरों से हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार हमको सिखाया जा रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर नितिन ने बात कर दी मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमेशा बताता है, मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं वो यही बताते हैं कि आपको दूसरे से आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान बताता है कि आपको सबको साथ लेके कैसे चलना। अंतर केवल इतना है जो यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि आपको अकेले, क्योंकि बहुत पहले मैं एक बार परेशान था। डॉक्टर मेरा छोटा वाला जो भाई है वो भी रेलवे मुंबई में है और वहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे काम करता है। तो मैं परेशान था, तो मैं केवल इतने लिख के, उस समय हम लोग वो सब नहीं था, पेजर भी नहीं आया था सर उस समय, तो टेलीग्राम से भेजते थे। तो मैंने अपने छोटे भाई को, तब तक मुंबई में जॉब लगी थी, वो भी पढ़ने का बड़ा शौकीन है, किताबें बहुत पढ़ता था वो, तो मैंने उसको टेलीग्राम लिख के भेजा था कि हर बार बॉस परेशान करता है, नंबर 1 बनने की बता रहा है और इतना टारगेट करने के बाद भी वो उसका टारगेट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मेरे भाई ने टेलीग्राम पे केवल इतने लिख के भेजा था, बोले भैया हर व्यक्ति चाहता है शिखर पे बैठना, लेकिन अफसोस वहां बैठने की जगह नहीं, शिखर नुकीला होता है। तो वो बातें मुझे आज तक निकल कितना अच्छा है। और शिखर जब नुकीला हो तो आप बैठ नहीं पाओगे, वहां अकेले रहोगे। मजा किसमें है? ऐसे साथ बैठने में। तो ये एक भावना होनी चाहिए जो हमारी परेशानी, जिसमें से आपने बहुत अच्छी बात कही नायर साहब कि हम खुद को सुधारने की बजाय दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, और ये सच्चाई है। हम अपने जेब को तो देख नहीं रहे हैं कितना फटा हुआ है, और सामने वाले के छोटा सा अगरबत्ती से छेदा हो गया उसको बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तेरे शर्ट में छेदा है, लेकिन मेरे, क्योंकि हमें देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना। तो परेशानी यहाँ पे है, समझना इन चीज़ों को है। और ये बातें फिर मैं कहूँगा, इसके लिए हमें लौटना पड़ेगा, और हम बार बार ये गीत गाना चाहिए, अब लौट चले की ओर। तो इतनी हुई है। और दूसरी बातें जो आपने कही थी, ये बात सच है, क्योंकि हमें बताया ही गया है कि 4 लोग क्या कहेंगे। शुरू से कहा गया अच्छा पढ़ ले, वरना वो 4 लोग क्या कहेंगे। अच्छे काम करो, वरना वो 4 लोग क्या कहेंगे। इतने बजे घर से निकलना है और इतने बजे घर आ जाना, वरना 4 लोग क्या कहेंगे। जो कहते कहते जिंदगी गुजर गई, अंतिम में वो 4 लोग आए और 2 शब्द बोले थे, राम नाम सत्य है। इसके अलावा 4 लोग कुछ नहीं बोलते, वो जारी रहते हैं। तो इन 4 के चक्कर में ना पड़ा जाए। अगर चक्कर में ही पड़ना है तो अपने अंदर जो चक्र है उनके चक्कर में चला जाए तो बेहतर होगा। जहाँ तक रिलेशन की बातें हैं दोस्तों, मैं कुछ बातें कह रहा था और ये बातें फिर से एक बार आपको सोचने पे मजबूर करेगी। जितनी बातें आपने कही शायद उसे कल मैं भी कुछ महसूस कर रहा था, और उसी से कुछ लाइनें आपके साथ में फिर देता हूं, और उसके बाद फिर हम आगे के लिए फिर डॉक्टर अनिल जी आपके पास में आ जाएंगे। बात यह है कि कभी आपने सोचा है कि रिश्तों की कीमत हमने खुद कितनी गिरा दी है? कभी आपने सोचा है कि रिश्तों की कीमत हमने खुद कितनी गिरा दी है? आज छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ के रख देती है।
प्यार, भरोसा और सम्मान, ये शब्द केवल शब्द बन के रह गए हैं। एहसास तो अब खो चुके हैं। अब कोई भी रिश्ता वक्त की ठोकरों से बच नहीं पा रहा। घर में माता पिता अकेले हो गए हैं और बच्चे स्क्रीन में कहीं गुम हो गए हैं। घर में माता पिता अकेले रह गए हैं, बच्चे स्क्रीन में गुम हो गए हैं, दोस्त सिर्फ दिखावे तक सिमट गए हैं। हर कोई अकेला महसूस कर रहा है, फिर भी किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। हर कोई अकेला महसूस कर रहा है, पर फिर भी किसी के लिए किसी के पास अब वक्त नहीं है। और जब दिल घबराता है तो दोष कभी तकदीर पे और कभी परिस्थितियों पे मढ़ दिया जाता है। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही अपने जीवन से कट रहे हैं। शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मन परेशान होता है तो मोटिवेशनल स्पीकर के शरण में चले जाते हैं, घर में अशांति आती है तो वास्तु और ज्योतिष का उपाय खोजते हैं, और जब आत्मा रोने लगती है तो हम फिर घाटन को निकल पड़ते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम हल खोज रहे हैं, समस्या यह नहीं है कि हम हल खोज रहे हैं, समस्या तो यह है कि हम हल गलत जगह खोज रहे हैं। आज हर इंसान मुख्य रूप से 4 स्तरों पे उलझा हुआ है। पहला, फिजिकल लेवल पे, जो कि बॉडी का लेवल है, जहां शरीर बीमार होता है तो अलग अलग हम चिकित्सीय पद्धतियां, अलग अलग विधा के डॉक्टर, कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी नेचुरोपैथी और कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की ओर सहारा ले लेते हैं, लेकिन पूर्णतः इलाज कहीं मिल नहीं पा रहा। सेकंड जो लेवल है वो मेंटल लेवल होता है। जब मन बेचैन होता है तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कभी मोटिवेशनल स्पीकर, कभी लाइफ कोच, इन लोगों के पास में पहुंच जाते हैं। एक लेवल और है वो एनर्जी का लेवल, जो बार बार बात करते हैं। जब हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा, जिसे कभी प्राण के नाम से कहा जाता है, जब प्राणिक ऊर्जा में परेशानियां आती हैं, जब ये अनबैलेंस होता है, तो कभी हम ज्योतिष के पास में, कभी वास्तु के पास में, कभी न्यूरोलॉजी का सहारा ले लेते हैं, लेकिन इन सब से भी हमें अपनी भीतर की ऊर्जा समझ में नहीं आती। आत्मा जब परेशान होती है तो हम धर्म गुरुओं, कथावाचकों के पास पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो हम बाबा और फकीरों और बाजार के विचारों वहां पहुंच जाया करते हैं, लेकिन कभी फायदा मिला नहीं। समाधान दोस्तों बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे कुछ बदला? इन सबसे कुछ बदला फकीर के पास जाने के, मजार जाने के, मंदिरों में जाने से? तो जवाब शायद आप भी मेरी तरह देंगे कि नहीं, क्योंकि हम अपनी समस्या का हल हमेशा बाहरी दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भीतर है, जिसे हम जान के भी अक्सर नकार दिया करते हैं। हमारी असली लड़ाई बाहर से नहीं, खुद से है। हम अपनी तकलीफों का हल किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि अपने मन, शरीर, ऊर्जा और आत्मा के सही बैलेंस करके ही पा सकते हैं। इसी संतुलन को दिखाने के लिए बार बार पॉजिटिव हेल्थ जोन आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक प्रयास करता है, और उसका प्रयास के पीछे है इतने सालों का डॉक्टर अनिल गुप्ता का एक रिसर्च, जिसे हम बार बार नाम दे रहे हैं। एक नाम दे दिया है, वो है द साइंस ऑफ प्रैक्टिकल लिविंग, दैट इज द क्वांटम वेदा। हम अनजान इसलिए हैं क्योंकि हम उस चीजों को मानते हैं जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो दिखाई नहीं देती उसे हम नहीं मानते। आज कोई नरेंद्र पांडे को बोले कि अमेरिका कैसा है, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अमेरिका को देखा ही नहीं। घूम के आए हैं तो ये बता सकते हैं कि अमेरिका ऐसा है, हर बार बताते हैं कि नरेंद्र जी ऐसा अमेरिका, लेकिन उसकी छवि मेरे दिमाग में बन ही नहीं पाती, क्योंकि मैं उसको अनुभव ही नहीं कर पाता। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की, तो हमने कभी इसे तक देखा है तो हम पहले मानने को तैयार ही नहीं होते। बहुत से लोग मन और बुद्धि को मानते ही नहीं, चित्त समझ में आती नहीं है, अहंकार पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें इसके बारे में कभी बताया ही नहीं है, ना तो कभी किसी ने हमें इसका अनुभव कराया है। जब बात मेडिटेशन की कराई जाती है तो मेडिटेशन का हमने तो चखा ही नहीं। मैं भी आने के पहले डॉक्टर संतोष के साथ बैठा हुआ था, चर्चा ही चल रही थी, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप मुझे बार बार रस मलाई बता रहे हो कि रस मलाई खाना बहुत अच्छा होता है, मैंने कल बहुत रस मलाई खाई थी, क्या स्वादिष्ट बनी थी। अरे मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? जिस व्यक्ति ने रसमलाई देखा ही ना हो, कभी चखा ही ना हो, हमारे लिए तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन ही अच्छा लगा है, क्योंकि हम वहीं तक पहुंचे थे। ये बहुतों के साथ होगा। तो जो चीजें हमने खाई नहीं, उसका स्वाद हमें पता नहीं होता है, उसका अनुभव हमें नहीं होता है। अगर
इसी तरह जो ये बातें लगातार यहाँ पे की जा रही वो आपको एक अनुभव कराने की कोशिश है ताकि आप इसको समझ सकें, इसे देख जान सकें, ताकि इसका अनुभव आपके अंदर तक जाए। क्योंकि मेटाफिजिकल है, दिखाई देती नहीं है, तो उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, डॉक्टर अनिल जी की थोड़ी सी बात जो आपने कही थी वहाँ थोड़ा सा मैं असहमत हो जाता हूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पढ़ करके सेल को खोज लिया, लेकिन सर हमारे ऋषि मुनियों ने तो सेल के अंदर जाकर के नाड़ी का विज्ञान पकड़ कर डाला, चक्रों को देख डाला बिना डिस्कशन के, और आज उसको सब मानने को तैयार हो रहे हैं। बात केवल यह है कि हमें दिखाया जा रहा है, हम वही ले रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें, स्वादिष्ट चीजें घर पे बनती है, लेकिन बार बार टीवी एड के माध्यम से कुछ जो बड़ी हस्तियां हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि रोड में बिकने वाला फलाना आइटम बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो फलाना हीरो या हीरोइन खा रहे थे, इसलिए हम उसको खाते हैं। सबको पता है कि वो आने वाले जो ड्रिंक आते हैं अभी ठंडी में बिकने लगेंगे, सबको मालूम है कि एनर्जी नहीं आती इससे परेशानी होती है, लेकिन सामने वाला पीता है इसलिए हम भी पीते हैं। सबको पता है कि घर की लस्सी अस्सी है, लेकिन उसके बाद भी वो मार्केट में आने वाली केमिकल वाले लस्सी आज बड़े शौक से पिलाई जाती है। घर का प्रचलन खत्म होता चला जा रहा है। सबको पता है कि पनीर खराब होता है, इवन गांव में देखने लगा पनीर अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं मार्केट में गंदा पनीर आ रहा है, उसके बाद भी लोग पनीर की सब्जी जब तक नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, शादी ब्याह में वही परसों जाता है। तो ये कुछ क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है बार बार आपको बम्बार्डिंग की जा रही, जो आपने कहा था एक बम्बार्डिंग किया गया है और बार बार बताया गया है कि आपके पास यही इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप वाला ऑप्शन पीछे वाली कैटेगरी में है, तो आप उन्हीं ऑप्शन में से चुन लेते हैं। कई बार डॉक्टर रंजन जब बैठते तो बात करते हैं कि हमें बताया जाता है और दो आइटम दिए गए हैं, एक बुरा है और सबसे बुरा है, इन दो में से आपको चूज करना है, आप क्या चूज करोगे? तो जब भी चूज करोगे तो बुरा ही चूज करोगे। तो फिर चलते हैं एक बार और समझेंगे क्वांटम वेदा की ओर वापसी करते हैं। बातें यहीं जारी रहेगी, मैं आप लोग की जो बातें हैं उसे उठा के याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा कि परेशानियां क्या हैं, लेकिन परेशानियां बहुत सारी हम लोगों ने गिना दी है। डॉक्टर अनिल अब समाधान की ओर चलने की बारी है, तो चलते हैं क्वांटम वेदा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी ने अभी तक समस्याएं गिना दी जिससे हम सब वाकिफ भी हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, परेशानियां, बीमारियां, रिलेशनशिप, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, इतनी सारी बातें जो हुई, ये तो शायद अभी 10% होंगी, 90% जब हम खाली बैठेंगे तो और निकल के आएंगे, राइट? और जो समाधान हम ढूंढ रहे हैं वो पांडे जी ने बताए। 4 लेवल पे हम समाधान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को 4 लेवल पे ही समझते हैं। हमको पता है कि हमारी एक बॉडी है, एक ब्रेन है, और उसमें जब कोई बीमारी आती है तो हम किसके पास जाते हैं? एलोपैथिक डॉक्टर के पास। फिर जब वहां आराम नहीं मिलता या संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, फिर डॉक्टर चेंज करते हैं। फिर डॉक्टर चेंज करने के बाद पैथी चेंज करते हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, फिर सारी पैथी के बाद झाड़ फूक में जाते हैं। और जब वहां भी कुछ नहीं मिलता तो फिर झक मार के वापस एलोपैथी में आ जाते हैं। साला मरना भी होगा तो हॉस्पिटल में ही मरेंगे। समझ रहे हैं? ये पहला। दूसरा, जो मन की बात कही, जब हम मन से परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम किसे ढूंढते हैं? साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर को या किसी समझदार इंसान को जो मेरी समस्या का समाधान कर दे, जिसे मैं अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझता हूं। मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो आपकी जिंदगी में और रायता फैल जाता है, क्योंकि जिससे आप समस्या का समाधान लेने जा रहे हैं उसकी जिंदगी में खुद एक बड़ा रायता फैला हुआ है, और वो जो आपको समाधान दे रहा है वो अपनी समझ के हिसाब से दे रहा है, जिसमें उसे कभी समाधान नहीं मिला, राइट? फिर हम मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब की दुनिया में घुस जाते हैं, क्योंकि समझ आ रही है कि समस्या है, स्ट्रेस है, समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए यूट्यूब पे जा रहे हैं। फिर यूट्यूब में भी अलग अलग प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। कहीं पर रसोई है जहां पर आपको एक पकवान मिलते हैं और आपको लगता है कि बस संतुष्टि ही जीवन का सार है, वैराग्य ही जीवन का सार है। फिर आप कुछ दिन तक वैराग्य के साथ रहकर सब कुछ छोड़ के आपको अच्छा आनंद लगता है, लेकिन जब जरूरतें फिर आपके ऊपर हावी होती हैं, फिर आपको लगता है रसोई से काम नहीं चलेगा, मुझे ढाबा में जाना होगा। फिर आप ढाबा पे जाते हैं और वहां पे बताया जाता है कि नहीं,
आपकी ज़रूरतें हैं, आपको काम करना पड़ेगा और आपको बिजनेस ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा गोल्स बनाने चाहिए, फिर आप वहाँ से और कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस प्रकार से कभी मेटेरियलिस्टिक वर्ड, कभी स्पिरिचुअल वर्ड, इन दोनों के बीच में जंग चलती रहती है। जब मैं मेडिकल कॉलेज रायपुर में था तो मैंने एक डायरी लिखता था, उसमें एक शेर लिखा हुआ था कि ज़रूरतें मेरी चाहती थी कि मैं दुकान बनूं, ज़रूरतें मेरी चाहती थी कि मैं दुकान बनूं, लेकिन भावनाएं मेरी मंदिर बनी रही। ज़रूरतें मेरी चाहती थी कि मैं दुकान बनूं, लेकिन भावनाएं मेरी मंदिर बनी रही। और इस तरह जिंदगी मेरी एक नट कन्या के पैरों तले दबी हुई रस्सी बनी रही, कभी इधर कभी उधर। तो ये चल रहा है मन की परेशानियां। क्या सच है? मन सच जानना चाहता है लेकिन सच मिल नहीं रहा है। फिर एक और आईना निकल कर आता है, वो है एनर्जी का, जहां पर हम सोचते हैं कि कुछ एनर्जी डाउन सी लग रही है, कुछ एनर्जी अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर हम एक वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, झाड़ फूक, बाबा, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ देर अच्छा लगता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। सच है ना ये? और लास्ट जो पार्ट है स्पिरिचुअलिटी, सोल, जिसको हम समझते हैं, उसको हम कई बार गलत डायरेक्शन में समझ लेते हैं। जब सोल परेशान हो जाती है स्ट्रेस के द्वारा, तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी की तलाश में निकल जाते हैं और सही स्पिरिचुअलिटी कहीं मिल नहीं रही है। बहुत कम जगह पर सही स्पिरिचुअलिटी है, मिल रहा है रिलीजन, और रिलीजन भी डिस्टॉर्टेड वे में। तो कुछ देर वहां पे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, लेकिन वहां जाने के बाद, शांति के बाद जो क्लैरिटी हमें चाहिए थी वो वहां भी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ कुछ तो है जिससे हम अनजान हैं। और फिर पांडे जी ने कहा कि हम बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और ढूंढना कहां है? भीतर की दुनिया में। तो जब भीतर की दुनिया में चला जाए पांडे जी, तो क्या एंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा? क्योंकि भीतर तो एंडोस्कोपी के द्वारा ही ढूंढ सकते हैं ना। और भीतर में क्या ढूंढें? भीतर में जब जाते हैं तो दिखाई देता है कि वो खाना पड़ा हुआ है, खट्टी डकारें आ रही हैं। माइंड के अंदर जाते हैं तो उल्टे सीधे विचार आना शुरू होते हैं। तो भीतर जाना तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो कैसे भीतर जाएं? ये शब्द हमें बहुत मोटिवेट करता है कि भीतर चलें, लेकिन भीतर जाने की यात्रा हमें नहीं पता है। क्लियर? आज समाधान में बात करेंगे कि भीतर कैसे जाया जाए, और भीतर जाना है कि बाहर जाना है, पहले ये समझना है। दूसरी चीज, एक है अवेयरनेस और एक है कॉन्शियसनेस। आजकल एक रिवाज चल गया है डे मनाने का, कैंसर डे, हेल्थ डे, आईसाइट डे, एनिमल डे, ये डे, वो डे। 365 दिन है साल में, और दिन कितने बनाए जा रहे हैं? शायद 1000-1500 से भी ज्यादा होंगे। एक एक दिन में 3-3, 4-4 डे बढ़ रहे हैं। क्यों मना रहे हैं नायर जी डे? क्या पर्पस है डे मनाने का? अवेयरनेस। अच्छा, क्या डे मनाने से अवेयरनेस आ रही है, या डे मनाने के नाम पर एक दिखावा हो रहा है कि सोशल मीडिया के लिए कुछ पोस्ट बन जाते हैं, और पोस्ट के बाद फिर वो भरमार हो जाती है कि इस प्रकार से डे मनाया गया, इस प्रकार से डे मनाया गया, व्यापार बन गया। अच्छा, अवेयरनेस आ रही है या डर आ रहा है? कंफ्यूजन आ रहा है। कैंसर डे में जाने के बाद क्या आपको क्लैरिटी आती है कि कैंसर से कैसे बचा जाए, या ये डर आता है कि यार ये कैंसर तो मेरे को भी हो सकता है? डर, भय पैदा हो रहा है। तो समझने की जरूरत है, एक है अवेयरनेस और एक है कॉन्शियसनेस। तो मैं जो बात कह रहा था कि सारी समस्याओं की जड़ अविद्या है, हमारा खुद के बारे में नहीं जानना, अविद्या। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदांत कहता है, ये गीता कहती है, ये पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। अविद्या, लैक ऑफ ट्रू नॉलेज। किसके बारे में? क्या चीज के बारे में जानना है? जिससे हम जीवन को जी रहे हैं। क्या? किससे जीवन को जी रहे हैं?
खुद से। ये खुद मतलब क्या? कौन परेशान है? खुद। कौन संघर्ष कर रहा है? खुद। बट ये खुद है क्या? भाई आज की डेट में एक मोबाइल को लेने के बाद हम पहले मोबाइल को चलाना सीखते हैं, तब उससे जीवन में ईज आता है। एक गाड़ी को लेके अगर आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो वो गाड़ी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। सेम टू सेम हम अगर खुद को लेकर चल रहे हैं और खुद को जानते ही नहीं हैं तो फिर खुद के साथ ही परेशान है। जो दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं वो खुद से परेशान है, खुद से नाराज है। जो दूसरों के साथ चिड़चिड़ कर रहे हैं वो खुद के साथ चिड़चिड़ है। जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे उनका खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जिसका खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक है ना, वो बहुत मस्त है। तो ये खुद क्या है इसको हम समझते हैं। पहले मैं वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। वैदिक विज्ञान में कुछ शब्द कहे गए हैं: शरीर, मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा और चेतना। ये इतने सारे शब्द हैं, बहुत भारी भारी शब्द हैं। और सुन के हमें थोड़ा सा ना कई बार डर भी लगता है कि अरे यार इतने भारी भारी शब्द अभी मेरे जीवन में लाने लायक नहीं है, ये तो 60 साल 70 साल के बाद सीखने की ज़रूरत है। और यही सबसे बड़ी गलती है। इनको हम टेक्निकल वर्ड में समझेंगे कि ये मेरे अंदर में कहाँ पर होते हैं और इनका काम क्या है। क्लियर? क्वांटम वेदा का सिंपल सा पर्पस है कि वैदिक विज्ञान को सरल तरीके से आपको साइंटिफिक वे में समझा देना। साइंस ऑफ प्रैक्टिकल लिविंग। विज्ञान है जीवन जीना, कोई कला नहीं। कला तो है ही, कला के साथ साथ सबसे पहले विज्ञान को समझना है। तो दो पार्ट है हमारे, एक है ह्यूमन और एक है बीइंग। ह्यूमन जो है वो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता वो क्या है? बीइंग। क्लियर? ह्यूमन में क्या आता है? एक ब्रेन और एक बॉडी। बॉडी को आप क्या समझ लीजिए, 60 ट्रिलियन सेल्स की एक मशीन जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं। इतना क्लियर? और ये सारे स्पेयर पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। एक स्पेयर पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा स्पेयर पार्ट भी प्रॉब्लम करेगा। क्यों? किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इन सारों को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कंप्यूटर। तो शरीर और दिमाग, ये दो शब्द क्लियर हो गए। ब्रेन, कंप्यूटर, बॉडी, एक हार्डवेयर मशीन। इसके आगे जो है मन। मन से पहले हम समझ लेते हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, सेंसर, जिसके द्वारा हम इस दुनिया को परसीव करते हैं। कौन सी? आईज, ईयर, टेस्ट, स्मेल और टच। ये 5 सेंसेस भगवान ने हमें दी हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां मतलब कार्य करने के लिए। वो कौन सी हैं पांडे जी? 5 कर्म इंद्रियां? वो तो ज्ञान इंद्रिया हो गई। कर्म इंद्रिया मतलब हाथ, पैर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और एक और होते हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर? तो भगवान ने हमें क्या दिया? ब्रेन दिया, बॉडी दिया और इंद्रियां दे दी। इंद्रियां किस लिए? सेंसेस, दुनिया को समझने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिसीवर हैं ये। और कर्म इंद्रियां दे दी एक्शंस करने के लिए। लेकिन इसके बियॉन्ड एक दिया मन। मन क्या है? मन है प्रोसेसर, कि जो 5 इंद्रियां इंफॉर्मेशन देंगी उसको प्रोसेस करेगा, ये समझेगा मन, एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा समझ के वो क्या करेगा? एक निष्कर्ष निकालेगा। और निष्कर्ष निकालने के बाद उसे स्टोर करेगा ताकि बाद में ये निष्कर्ष काम आ सके, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है 5 इंद्रियों से और सबकॉन्शियस को दे देता है, और सबकॉन्शियस उसमें प्रोसेसिंग करके उसका एक मीनिंग निकाल लेता है और मीनिंग निकाल के उसे स्टोर कर लेता है। क्लियर हुआ? तो यानी कॉन्शियस का काम क्या है? इंफॉर्मेशन देना, और सबकॉन्शियस का काम है एक सोच बनाना
और उसमें से एक मीनिंग निकाल लेना और मीनिंग निकालकर उसे रख लेना। इतना क्लियर हुआ? तो मन किसको बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड को। और चित्त किसको बोलते हैं? सबकॉन्शियस को। चित्त मतलब जिसमें मेमोरी है, जिसमें पूरे बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी अनुभव किया, वो कहां पे स्टोर है? चित्त में, मतलब सबकॉन्शियस में। वो हमारी हार्ड डिस्क है। और पता कितने टीबी की है? कितना टीबी होगा ये? पता नहीं कितना टीबी है। ऐसा कहा जाता है ये ब्रेन जो है 100 बिलियन न्यूरॉन का बना हुआ है और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 100 टीबी है। 100 बिलियन न्यूरॉन और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 100 टीबी। सोच के देखिए कितना बिलियंस डाटा स्टोर कर सकता है ये ब्रेन और माइंड। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, ये डाटा क्यों स्टोर करता है? क्या ये पागल है ऐसे स्टोर करते रहता है दिन भर? सारा कुछ स्टोर करता है या कुछ काम का स्टोर करता है? शायद अभी आप वहां से आए, अपने स्कूल से यहां तक आए, बहुत सारे पोस्टर देखे आपने, बहुत सारे होर्डिंग्स देखे, कितने याद हैं आपको? अब वो तो एक्चुअली में देखिए इंटरनल मेमोरी से स्टोर कर लिया है, फिर से अगर वो देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। राइट। सारे के सारे याद नहीं किए उन्होंने। कौन से याद किए? जो इनके काम के थे। अभी ये दोबारा भी जाके देखेंगे, इनको वही दिखेंगे जो जो इनके काम के हैं। ये हमारा माइंड बहुत समझदार है, सारी चीजें स्टोर नहीं करता। अभी भी सारी बातें आपकी जो मैं सुना रहा हूं, पांडे जी सुना रहे हैं, सारी स्टोर नहीं है। इन्होंने कुछ अलग स्टोर किया, इन्होंने कुछ अलग, आपने कुछ अलग। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई कपड़े का व्यापारी हो तो जो भी कपड़े जितने पहन के आए उसी पे जाएगा उनकी नजर। बिल्कुल। कौन किस ब्रांडेड पहना है, कैसा पहना है। जूते वाला है तो सबके जूते पे नजर जाएगी कि कौन सा जूता पहना है, बाकी वो नहीं जाएगा नजर, लेकिन उसकी जरूर जाएगा। यानी जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रहेगा, उसके पास ऑर्थो की इंफॉर्मेशन है, तो अगर कोई लंगड़ा के चल रहा है तो सबसे पहले क्या सोचेगा? कौन सी हड्डी टूटी हुई है। और एक नॉर्मल इंसान है वो कहेगा चप्पल टूटी हुई है, हड्डी नहीं टूटी है। तो देखने का तरीका कैसे बदल गया? क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को हड्डी ही दिखती है और एक चप्पल जोड़ने वाले को चप्पल ही दिखती है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको कोई डिजीज है और आप सड़क पे जा रहे हैं, तो जो डिजीज है उससे रिलेटेड जो भी पोस्टर लगे रहेंगे वही दिखेंगे। ना आपको फिल्म स्टार का दिखेगा, ना ही कपड़े की सेल्स का दिखेगा, और उसी बीमारी के दिखेंगे जिस बीमारी के आपको अंदर शरीर में प्रॉब्लम चल रही है। ये कौन कर रहा है सब? मन और चित्त। चित्त जो है मन को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसे वही दिखता है जो जो उसके अंदर होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक लाइन बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो होती है, हमें दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे हम होते हैं। कोविड के दौरान मेरी बिटिया को चूसने वाले आम बहुत पसंद है, उसको जिद चढ़ गई मेरे को चूसने वाला आम चाहिए। अब मैं बोला कि बहुत समझाया, लेकिन वो तांडव कर डाली। तब मैंने अपना वो स्टिकर लगाया इमरजेंसी ड्यूटी वाला, कोविड वाला, और उसको कार में बिठा के घुमा के लाया। पचपेड़ी नाका के आसपास घूम रहे थे, वो बोली कि मैं पहले सारा घुमा लिया, कहीं नहीं मिला। एक जगह पे वो बोली पापा पीछे चलो, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चूसने वाले आम। मैं बोला नहीं बेटा, वहाँ पे तो कभी खड़ा ही नहीं होता, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ खड़े होते हैं। बोले नहीं पापा, आप पीछे गाड़ी मोड़ो। पीछे गया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? आम सूचना। और उसे क्या दिखाई दिया? आम चूसना। समझ रहे हैं ना बात? ये जोक आज तक मेरे जहन में शामिल है। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरे माइंड का फितूर है, दूसरों को वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट हम बातें भी वही करते हैं जो जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वही शब्द निकलेंगे, वही बातें होंगी, और दूसरे वाला सोचेगा ये क्या पागल की बात कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देख रहा है। और ये देखते कैसे हैं? जो हमारे पास पहले से फाइलें स्टोर हैं। जितने भी हमारे बिलीफ हैं वो किसके अंदर हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। जितने भी हमारी आदतें हैं
किसमें स्टोर हैं? सबकॉन्शियस में। और कॉन्शियस क्या है? केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। जितनी भी मेमोरी है किसमें है? सबकॉन्शियस में, चित्त में। इसीलिए वैदिक विज्ञान में योग क्या है? योग मतलब चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का कंट्रोल करना ही क्या है? योग। योग का एक डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र में, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, कंट्रोल करना। यानी योग के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि सर आसन करने से कैसे चेंज होगा? तो योग आसन नहीं है, योग अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। क्लियर? उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस पर वापस आता हूं। तो क्या समझा? मन समझ लिया, इंद्रियां समझ ली, चित्त समझ लिया। तो चित्त जो है लगातार, जो आपने कहा भाई साहब इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, तो चित्त लगातार डाइट खाता है। कौन सी डाइट? इंफॉर्मेशन की डाइट। और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दो पागल बंदर हैं। ये सारा दिन खाना खाते रहते हैं, कुछ भी मिल जाए डस्टबिन में से कहीं से भी, और खा खा के क्या हो रहे हैं? एकदम मोटे ताजे हो गए हैं। इतने मोटे ताजे कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जितना ज्यादा खाना इसको खिलाएंगे, खाना कैसे खाते हैं ये? 5 इंद्रियों के द्वारा। कैसे? आंखें, तो रील्स देखना शुरू करें, खट 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 खट, 1 घंटे में 300-400 रील देख डाले। कान सुन सुन के दूसरे आके सुना दे, देख तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, देख तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। और कहां से सुन? 5 इंद्रियों में। और क्या आता है? खा खा के। टेस्ट, ये वाला खा के देख, ये वाला पानी पूरी अलग टाइप का है, इसमें 4 चीज मिली हुई है। अच्छा ठीक, इसमें 5 चीज मिली हुई है। फिर ये वाला टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्ट। समझ रहे हैं? तो हमारी 5 इंद्रियां अभी हाइपर एक्टिव हैं। और ये वैदिक विज्ञान में लिखा गया था, कलयुग के अंदर क्या होगा कि आदमी की इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, सारा टाइम एक्टिव रहेंगी। और योग में कहा गया प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है 5 इंद्रियों को बंद करके अपनी छठी इंद्री के साथ जुड़ना। मतलब आंख बंद, कान बंद, टेस्ट बंद, स्मेल बंद और सेंसेशन बंद। और किसके साथ जुड़ना है? छठी इंद्री, हमारी बुद्धि। अंदर जाना, प्रत्याहार के बिना अंदर जा ही नहीं सकते। जैसे ही हम आंख खोलेंगे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। कान खोलेंगे, अब कान को कैसे बंद करें? ये सारा योग में प्रोसेस है प्रत्याहार का। छठी इंद्री मतलब क्या? चित्त के आगे बुद्धि क्या होती है? बुद्धि क्या है? एक हायर सॉफ्टवेयर है जिसका काम केवल एक ही है। क्या? सही और गलत। मन का काम क्या है? प्रोसेस करना। और बुद्धि का काम क्या है? सही और गलत बताना। अब डिसीजन जब लेना हो तो डिसीजन लेने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया? क्या दिया? बुद्धि। और डिसीजन हम किससे ले रहे हैं? मन से। क्योंकि मन क्या है? ओवर सुपरसीड कर रहा है। जो बुद्धि है वो छोटी सी एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची, जिसको ये दोनों पागल बंदर डरा के चुप करा दिए हैं। और बुद्धि जो है वो आलतू फालतू खाना नहीं खाती। वो क्या खाती है? बहुत चुन के खाती है अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे वो छोटी सी बच्ची को आप गोद में लिए, उसको आलतू फालतू खिलाओगे नहीं खाएगी। जो उसको बस अच्छा सा पसंद है वही खाएगी। जो बात सही है, सत्य है, उसी को बुद्धि मानती है, बाकी सारी बातों को दरकिनार कर देती है। इसलिए आप कितने भी रील देख लो, कितना भी लेक्चर सुन लो, बुद्धि नहीं खाएगी। कौन खाएगा? मन। और ऐसे में क्या है? बुद्धि क्या है? माल नरिश्ड हो गई है। और मन क्या हो गया है? ओबेस हो गया है, ओबेसिटी हो गया है, मोटा बंदर बन गया है। तो कंट्रोल किसके पास आ गया है? मन के पास। डिसीजन किससे हो रहे हैं? मन से। और मन क्या करेगा? हमेशा गलत चीजों में फंसाएगा। क्लियर हुआ ये? अब ये हमें समझना है कि बुद्धि हमें दी गई है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि भाई साहब आप अपनी किडनी का यूज नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप?
भगवान ने जो जो ऑर्गन दिए उनका यूज करना है ना। कोई बोले कि 2 आंख दिए, मैं तो एक आंख बंद करके चलूंगा, ऐसे एक आंख पे पट्टी बांध ले, तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? पागल है भाई। भगवान ने 2 आंखें दिए, बोले नहीं मैं तो एक ही से देखूंगा भाई, 2 की क्या जरूरत है, ओवर यूज क्यों करना है, एक से भी तो काम चल रहा है, रिजर्व में रहेगा। समझ रहे हैं ना बात? सेम टू सेम हम वही कर रहे हैं कि हम बुद्धि को यूज ही, और इस बात का एग्जाम्पल पांडे जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। सारी चीजें उल्टी सीधी जो बिगड़ रही हैं, हमको पता है कि बिगड़ रही हैं, फिर भी बिगाड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब बुद्धि के आगे चलते हैं। आत्मा क्या है फिर? आत्मा क्या है? आत्मा एक पावर बैंक है जो इस पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चला रहा है। जैसे हम मोबाइल को समझते हैं, लैपटॉप को समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए पावर बैंक चाहिए ना, सेम टू सेम एक पावर बैंक है आत्मा जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। ये क्लियर हुआ? और आत्मा कहां से कनेक्टेड है? जैसे इस घर में बिजली आ रही है, ये कहां से कनेक्टेड आ रही है? कहां से पावर आ रही है? सबसे पहले तो ये मीटर से आ रही है। मीटर कहां से कनेक्टेड है? पोल से। पोल कहां से कनेक्टेड है? ट्रांसफार्मर से। तो जो मीटर है वो आत्मा है और पोल या ट्रांसफार्मर क्या है? परमात्मा है, हायर सोर्स। वो क्या है? सोर्स। और ये क्या है? सोल। और ये दोनों क्या है? कनेक्टेड हैं। क्या है? ये कनेक्शन नहीं टूट सकता जिंदा रहते हुए। और ये सोल किससे कनेक्टेड है? ये अपने हार्डवेयर से भी कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर से भी कनेक्टेड है। किसके द्वारा? नाड़ियों के द्वारा। ये मीटर ये स्विचेस में कैसे कनेक्टेड है? वायर के द्वारा, स्विचेस के द्वारा। सेम टू सेम सोल जो है सेल तक, माइंड तक, बुद्धि तक कैसे कनेक्टेड है? नाड़ियों के द्वारा। और नाड़ियों में क्या बहता है? इसमें क्या बहता है? वायरिंग में एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोल से जो नाड़ियां जाती हैं उसमें क्या बहता है? बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अभी मीटर को शट डाउन कर दें, ये क्या हो जाएगा? अंधेरा। सेम टू सेम जब सोल छोड़ के चली जाती है तो क्या हो जाता है? राम नाम। अगर मान लो अभी ये बंद कर दिया जाए मीटर, तो ये चलेगा? ये चलेगा। जबकि ये अच्छी कंपनी का है, ये सब अच्छी कंपनी के हैं। सेम टू सेम सोल चली गई तो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, वैज्ञानिक हो, सब बंद। ये क्लियर हुआ? अब ये जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट है किसमें बह रहा है? नाड़ियों में। मीटर से कितनी वायर निकलती हैं? मीटर से कितनी वायर निकलती हैं? 3 निकलती है ना। कौन सी कौन सी? एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लैक। यही 3 कलर होते हैं ना। सेम टू सेम सोल से 3 नाड़ी निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा कौन सी है? ग्रीन। पिंगला कौन सी है? रेड। और सुषुम्ना कौन सी है? ब्लैक। सुषुम्ना इनएक्टिव पड़ी रहती है, वो अर्थिंग का काम करती है। ईड़ा मन के साथ जुड़ी हुई है, पिंगला शरीर के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? शरीर के साथ। तो जब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, वजन उठाना है, तो आपकी पिंगला नाड़ी चल देती है। जब आप दौड़ना शुरू करते हो, पीड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पिंगला से बहुत सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं जो शरीर को एनर्जी देती हैं। जब आप कुछ मन का सोचते हो, मेंटल लेवल पे कुछ काम करते हो, तो ईड़ा एक्टिव हो जाती है। ईड़ा के साथ बहुत सारी नाड़ियां आगे जुड़ी हुई हैं। कितनी नाड़ियां हैं टोटल? 3,52,006 नाड़ियां। जैसे अगर इस कमरे के अंदर, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी ढूंढें तो शायद 3 लाख के आसपास इसमें भी वायरिंग बिछी होंगी छोटी बड़ी। सेम टू सेम समझिए हमारे अंदर भी 3,52,006 नाड़ियां। पहली कौन सी हुई? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना किसके साथ जुड़ी हुई है? बुद्धि के साथ और सोल के साथ। किसके साथ? बुद्धि के साथ और सोल के साथ। और ये तीनों के तीनों बॉडी के अंदर में कहां पर हैं? जो राइट नॉस्ट्रिल है वो कौन सी है? राइट नॉस्ट्रिल कौन सी है? सूर्य नाड़ी।
यानी पिंगला, और लेफ्ट ईड़ा मतलब मन की नाड़ी। 2 घंटे ये चलती है, 2 घंटे ये चलती है, और जब दोनों बैलेंस हो जाएं तो कौन सी चलेगी? सुषुम्ना। वो कितनी देर चलती है? 2 से 3 मिनट। जब करंट ईड़ा से पिंगला में जाता है, पिंगला से ईड़ा में आता है, 2-2 घंटे के बाद एक्चुअली 90 मिनट से लेकर 120 मिनट के बीच में शिफ्टिंग होती है। जैसे पावर शिफ्टिंग होती है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर शिफ्टिंग होती है। तो जरा देखिए अभी कौन सी चल रही है नाड़ी, ईड़ा की पिंगला। एक ज्यादा चल रही है, एक हल्की कम चल रही है। किसका राइट चल रहा है? राइट चल रहा है मतलब कौन सी चल रही है? पिंगला। लेफ्ट किस किस का चल रहा है? इनमें कौन सी चल रही है? ईड़ा। तो जिनमें ईड़ा चल रही है उनमें मन का काम हो रहा है, और जिनमें पिंगला चल रही है वो शरीर का काम हो रहा है। मान लीजिए आपको 10 किलो का वजन उठाना है, तो आपको कौन सी चलानी होगी? पिंगला। मान लो आपको एक अच्छा सा लेसन लिखना है, कुछ लेख लिखना है, तो कौन सी चलानी होगी? और मान लीजिए आपको डिसीजन लेना है, तो कौन सी चलानी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना किसके साथ जुड़ी है? सोल के साथ और बुद्धि के साथ। सुषुम्ना कैसे चलती है? हर 90 मिनट के बाद देखिएगा आप, कई बार दोनों बराबर चलेंगी, राइट भी और लेफ्ट भी। उस समय क्या चल रही है? सुषुम्ना। लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद अपने आप एक एक्टिव हो जाएगी। सुषुम्ना इतनी खतरनाक नाड़ी है कि आपको बता देती है आपके साथ कब गड़बड़ होने वाली है। अगर अपने आप सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाए अपने आप, तो आपको कुछ सिग्नल मिल रही है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में गए, घर के बाहर आपने देखा ईड़ा चल रही थी, और घर के अंदर गए सुषुम्ना चलनी शुरू हो गई, और बंद ही नहीं हो रही है सुषुम्ना। आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा आपको बता रही है कि वहाँ की बायो एनर्जी आपके लिए खतरनाक है, लौट आइए। केवल नाक से आप समझ सकते हो, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा आपको साथ देती है, बताती है सांसों के द्वारा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। समझ रहे हैं बात? कितना खतरनाक साइंटिस्ट है हमारा भगवान। सारी सेंसर, सारी चीजें, नाड़ियां, कितना साइंटिफिक है हमारा वैदिक विज्ञान। जब भी आपको अगर डिसीजन लेने में गड़बड़ हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का, तो पहले अपनी नाड़ी को देखिए, वो डिसीजन को दूर रखिए, उस आदमी को भी दूर रखिए, ऐसे चेक करके देखिए ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है, पिंगला चल रही है कि ईड़ा चल रही है। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट है और जो आदमी है जिसके साथ आप कर रहे हैं, उसको अपने बायो फील्ड में ले आइए पास में, और अब चेक करके देखिए। मान लीजिए पहले ईड़ा चल रही थी और पिंगला चलनी शुरू हो गई, अब तो क्या रहेगा? बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ईड़ा से पिंगला में आ गया तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मान लीजिए पिंगला चल रही थी और ईड़ा में कन्वर्ट हो गई, तो क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए ईड़ा ही चल रही थी और ईड़ा ही रही, ठीक रहेगा। पिंगला चल रही थी, पिंगला ही रही, ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर सुषुम्ना चलनी चालू हो गई तो क्या करना है? तुरंत हट जाओ। जमीन खरीदना हो, जमीन के अंदर जाके देखिए, जमीन के बाहर खड़े हो जाइए, जमीन के अंदर खड़े हो जाइए, चेंज ऑफ नाड़ीज देख लीजिए। किसी पर्सन के पास जाने से अगर सुषुम्ना शुरू हो गई, तो सुषुम्ना का अपने आप चलना एक सिग्नल की तरह होता है जो हमें बचाता है बहुत सारी चीजों से, और सुषुम्ना का चलाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। अपने आप चलना सिग्नल है और चलाना हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए जब भी योग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, सबसे पहले क्या करवाते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो जब नाड़ी शोधन करवाते हैं, इधर से ले, इधर से छोड़, इधर से छोड़, इधर से ले, ये जो पार्ट है जो बाबा रामदेव ने इतना फेमस कर दिया, कितना डीप साइंस है ये, इसके द्वारा आप ईड़ा और पिंगला में करंट को बैलेंस कर देते हो। जैसे ही ईड़ा और पिंगला में करंट बैलेंस होता है, सुषुम्ना चलनी शुरू होती है, और सुषुम्ना चलनी शुरू हो गई तो जो भी आप प्रोसेस करोगे वो आपके बुद्धि और आत्मा तक पहुंच गया। आपने कनेक्शन कहाँ बना लिया? अपने इंटेलेक्ट के साथ और बुद्धि के साथ, और कहाँ पहुंच गए? परमात्मा के साथ कनेक्शन। इसीलिए मेडिटेशन करने से पहले 9 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम
जरूर करें। डायरेक्ट सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। करंट कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर। ऊपर कहाँ? सहस्रार चक्र में। ईड़ा और पिंगला आज्ञा चक्र में बंद हो जाती हैं। कहाँ पर? यहाँ पर आज्ञा में दोनों बंद हो जाती हैं, इसके आगे नहीं जाती। सुषुम्ना यहाँ से कट करके कहाँ जाती है? सहस्रार चक्र में। सुषुम्ना के अंदर 3 नाड़ी और हैं, एक के अंदर एक ट्यूब, ऐसे एक ट्यूब, फिर दूसरा ट्यूब, फिर तीसरा ट्यूब। जैसे वायरिंग को अपन खोलते हैं तो 3 लेयर होती है ना, सुषुम्ना के अंदर वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, 3 और नाड़ियां। ब्रह्म नाड़ी सबसे अंदर की नाड़ी है। अगर करंट आप वज्र में ले गए तो आपको पावर आ जाएगी, चित्रिणी में ले गए आपको यश प्राप्ति होगी, और अगर आप ब्रह्म नाड़ी में करंट को ले गए तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाओगे। और वैदिक क्रियाओं में, वैदिक विज्ञान में ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें आप करंट को पहले सुषुम्ना में, फिर वज्र में, फिर चित्रिणी में और फिर ब्रह्म में लेके जा सकते हैं। सोच के देखिए कितना साइंटिफिक है हमारा विज्ञान। तो नाड़ियां क्या हुई? क्या है ये? चैनल। क्या चीज का चैनल? बायो इलेक्ट्रिकल करंट का। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वज्र, चित्र, चित्रिणी और ब्रह्म कितनी हो गई? कितनी नाड़ियां हो गई? 6। जो ईड़ा और पिंगला है, जहां जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, सुषुम्ना के बीच में से निकलती है और ईड़ा पिंगला बगल से, तो जहां जहां ईड़ा पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सुषुम्ना के ऊपर में, वहां पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसे कहते हैं चक्र। चक्र क्या है? रेगुलेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। ये क्लियर हुआ? तो कितने चक्र हो गए? 7। यहां से लेकर यहां तक 6, और 6 के बाद ऊपर में होता है 7वां चक्र जो सहस्रार चक्र है, जो ब्रह्म नाड़ी का सबसे लास्ट पॉइंट है। अब यहां से 36 नाड़ियां निकलती है ईड़ा और पिंगला से। कितनी? 36 आगे 2 में डिवाइड होती हैं। कितनी हो गई? 72। 72 जो हैं फिर एक एक हजार में डिवाइड होती हैं। कितनी हो गई? 72,000। 72 में से जो सबसे नीचे की नाड़ी है, शाकिनी नाड़ी, जो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है, वो 2000 के बाद आगे डिवाइड नहीं होती। वो 2000 नाड़ियां यहां पीछे से होती हुई सीधा ब्रह्मरंध्र के पास पहुंचती है। यह है एक गुफा, एक गुप्त द्वार। इस सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्रह्मरंध्र के पास। चेतना को जागृत करके अगर आपने बायो इलेक्ट्रिकल करंट इसमें ले आए, सीधा मोक्ष की प्राप्ति और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये गुप्त रास्ता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 माले चढ़ना पड़ेगा, और ये लिफ्ट लगी हुई है पीछे से, स्पाइनल से। ये गुप्त है, हर किसी को नहीं पता है, लेकिन जो योगी हैं, जिनको ज्ञान है शाकिनी नाड़ी, उसकी 2000 नाड़ियां, उसके बारे में उनको मालूम है साइंटिफिक। एक गुप्त रास्ता निकाल के रखा हुआ है जो जल्दी से ब्रह्मांड को साथ जुड़ना चाहता हो। बाकी जो हैं, कितनी हुई? 72,000 में से 2000 आगे डिवाइड, कितनी बच गई? 70,000। 70,000 जो है 5-5 में डिवाइड होती हैं। कितनी हो गई? 3,50,000। तो 3,50,000 हो गई। 2000 शाकिनी की नाड़ी कितनी हो गई? 3,52,000। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कितनी हो गई? 3,52,003। और वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी 3 और हो गई। कितनी हो गई? 3,52,006 नाड़ियां, जिनको इनके नाम चाहिए, नाम भी लिखा हुआ है। शत चक्र निरूपणम एक बुक है जो चक्रों और नाड़ियों के ऊपर सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, और वो स्क्रिप्चर ऋषि मुनियों ने लिखा था, लेकिन हम लोग उसको भूल गए। एक जज आए कलकत्ता में, अंग्रेज थे वो, रॉडॉफ समथिंग नाम है उनका। उन्होंने उस बुक को पढ़ के उसका इंग्लिश वर्जन लिख दिया, द सर्पेंटाइन पावर। वो जज थे और अंग्रेज थे, और वो पहली बुक जब आई, जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में गई, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहली बार नाड़ी और चक्रों को समझा, धूम मच गई, बेस्ट सेलिंग बुक।
और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड नाड़ी और चक्रों को समझ के उसका यूज़ कर रहा है। उसका जो ओरिजिनल बुक है मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं कहीं पर। बहुत सर्च के बाद, रिसर्च के बाद उसका ओरिजिनल वर्जन मिला। ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी है ब्रिटेन के अंदर, उसने ओरिजिनल बुक का हिंदी वर्जन और संस्कृत वर्जन स्कैन कर करके स्टोर करके रखा हुआ। वो पीडीएफ मुझे मिल गया और उस पीडीएफ के अंदर सारे ओरिजिनल चक्रों के, कौन सा चक्र है, कौन सी नाड़ी है, कहाँ है, किसके साथ में है, वो सारा लिटरेचर लिखा हुआ है। जिसको चाहिए होगा मेरे से आके ले लीजिए। जबरदस्त नॉलेज है। पहला है चीज़ नॉलेज, नॉलेज के साथ साथ क्रियाएं, जिससे हम करंट को लेकर जाएंगे। हर चीज़ का एक करंट है। गंधारी नाड़ी, हस्त जीवा नाड़ी, यशस्विनी नाड़ी, पूषा नाड़ी, कुहू नाड़ी, ऐसे ऐसे चीज बताई गई हैं कि पूछो नहीं। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। अब अगली बात एक और चीज बोलूंगा। हमने क्या क्या समझ लिया? शरीर, दिमाग, मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, आत्मा, नाड़ियां, चक्र। समझ गए? नाड़ियां क्या हैं? वायरिंग। क्या जाता है उसमें? बायो इलेक्ट्रिकल। चक्र क्या है? रेगुलेटर। अब एक चीज और है, क्या स्पिरिट और सोल दोनों सेम है? क्या स्पिरिट और सोल दोनों सेम है? सोल क्वांटम पार्टिकल है, स्पिरिट उसकी एनर्जी है। सोल और स्पिरिट सेम नहीं है। सोल क्वांटम पार्टिकल है, किसके साथ जुड़ा हुआ? सोर्स के साथ। और स्पिरिट उसकी बायो इलेक्ट्रिकल करंट है जो नाड़ियों में बहता है। यस, ये एनर्जी है। स्पिरिट इज एनर्जी। बोलते ना यार अपनी स्पिरिट हाई रख, इसकी स्पिरिट बहुत अच्छी है। समझ रहे हैं? स्पिरिट इज एनर्जी। फिर चेतना क्या है? चेतना क्या होती है? चेतना अभी तक मेडिकल साइंस मन को समझ लिया है, बुद्धि को समझ लिया है, सोल को भी समझने लग गया है, नाड़ियों को नहीं समझता, चक्रों को नहीं समझता, और चेतना को तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा। व्हाट इज चेतना? क्या होती है चेतना पांडे जी? आपकी समझ के हिसाब से क्या है? जागृत अवस्था का जो है, सोल का पूरा चेतना का मतलब ये है कि मैं अभी चेतन अवस्था में हूँ। आइए इधर सामने आइए, बेहोश हो जाना और एक चेतना। आइए ना। जीव का एडवांस है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे अब सेशन जो है थोड़ा और डीप लेके जा रहा हूँ। चेतना क्या है? चेतना मतलब जिस अवस्था में अभी हम है, ठीक है, सोया हुआ आदमी जो है वो अवचेतन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये चेतना है। मतलब चेतना के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ सोच समझ के कोई काम हम सोच समझ के कर रहे हैं, तो हम वो काम चेतन अवस्था में कर रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चला के आते हैं, वो हम अवचेतन अवस्था में चला के आते हैं। हम लोग कॉन्शियसली ब्रेक दबाना, गियर चेंज करना, ये सब नहीं करते। ये सब अपने आप होता है। और एक है अनकॉन्शियस माइंड, जब हम सोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो चेतना। बहुत अच्छा प्रयास। चेतना, अभी आप चेतन है कि अवचेतन है? दोनों हैं। अवचेतन का भी तो यूज कर रहे हैं। चेतना, चेतन से आप सीख रहे हैं और अवचेतन से मैच मिसमैच कर रहे हैं कि हाँ ये पहले सुना था, नहीं सुना था, ठीक है, गलत है। एक सोया हुआ आदमी कौन सी अवस्था में होता है जो सो रहा हुआ है? चेतन की अवचेतन? अवचेतन। और जब उसको नींद भी नहीं, नींद में सपने देख रहा है तो कौन सी में है? अवचेतन। और जब सपने नहीं आ रहे हैं तो कौन सी अवस्था में है? हो गए ना कंफ्यूज? क्योंकि वेस्टर्न साइंस चेतन और अवचेतन की बात करती है, उससे आगे चेतना की बात ही नहीं होती। वैदिक विज्ञान कहता है चेतना, जिसके कई अलग अलग लेवल हैं। जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, तुरिया अवस्था। ये सब हमारी अवस्थाएं हैं। किसकी? चेतना की। जब आप किसी मशीन में काम करते हैं तो आप कैसे होते हैं? फुली चेतन।
कि हाथ तो नहीं कट जाएगा। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं बहुत स्पीड में और किसके ऊपर, हाईवे पे हैं, बहुत ट्रैफिक है, तो क्या होते हैं, फुली चेतन। जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे होते हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, किसी पुरानी याद के साथ जुड़े होते हैं, किसमें होते हैं, अवचेतन। जब आप सपने देख रहे होते हैं, किसमें होते हैं, अवचेतन। और जब आप नींद की गहरी अवस्था में होते हैं तो आप सुप्त अवस्था में होते हैं, उसमें अवचेतन भी काम नहीं करता, आपका माइंड टोटली बंद होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तीसरा माइंड जो है वो है अनकॉन्शियस, जिसके बारे में वेस्टर्न साइंस नहीं जानता। वो केवल दो ही माइंड बोलता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड हमारी चेतना का एक हिस्सा है जो हमेशा बंद पड़ा रहता है, वो बुद्धि के साथ, सोल के साथ और भगवान के साथ जुड़ा होता है, 24/7 एक्टिव होता है। जब सोल चली जाती है तो अनकॉन्शियस भी चला जाता है। जब आदमी कोमा में होता है तो कौन सी अवस्था में होता है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ना वो कॉन्शियस है ना वो सबकॉन्शियस है, वो क्या है, अनकॉन्शियस। और बीच बीच में जब उसको याद आ जाती है इस जन्म की, तो क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस। विष्णु भगवान किस में है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जागृत या सुप्त, वो कौन सी अवस्था में है, तुरिया अवस्था। और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और बहुत कुछ बड़बड़ कर रही है, ताने मार रही हैं, कुछ कुछ बता रही है, अरे भगवान नीचे देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, उनकी बातें भी सुन रहे हैं। पूरे संसार पे उनकी नजर है और वो किसके साथ, हायर एनर्जी के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। अनकॉन्शियस भी हैं, कॉन्शियस भी हैं और सबकॉन्शियस भी हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ देती है, गलत जवाब नहीं देते हैं, सही आंसर मिलता है, नहीं तो फिर लक्ष्मी जी ना दूबर कर देंगी कि अरे भाई मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। सुनते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड की बात सुन रहे हैं, पालन करता है। कौन सी अवस्था में है, तुरिया। शिव भगवान किस में है, तुरिया अवस्था में। पार्वती भी सुनते रहे, पार्वती की भी बात सुनते रहते हैं, गणेश भगवान की भी, और मेडिटेशन। और बीच बीच में जब वो टोटली मेडिटेशन में जाते हैं फिर वो बता के जाते हैं कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं तुरिया में नहीं हूं, अब किस में हूं, बहुत हायर स्टेट में जा रहा हूं, समाधि में। क्लियर? तो अपन कौन सी स्टेट में जीना चाहते हैं, तुरिया में। गुड। हमने स्वामी महेश के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखे। स्वामी महेश जो कि वॉन्डरिंग स्वामी हैं, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर से हायर एजुकेशन लिया योगा के अंदर, उन्होंने अपने अंदर तुरीय अवस्था पैदा करके दिखाई योग के द्वारा। और हमने EEG, ECG और सारी मशीनें लगा के उनके ब्रेन के अंदर वेव्स पैदा करके देखी। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो बीटा वेव्स आती हैं, जब हम सुप्त अवस्था में जाने लगते हैं तो अल्फा और डेल्टा आनी शुरू हो जाती हैं, थीटा आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब तुरिया में जाते हैं तो गामा रेज आनी शुरू हो जाती हैं। न्यूरो साइंटिस्ट भी गामा रेज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और गामा स्टेट बहुत ही हायर स्टेट होती है। बोलते हैं कि जितने भी डिस्कवरी हुए सब गामा स्टेट में होते हैं। वेद गामा स्टेट में लिखे गए। चेतना का एक अलग ही लेवल है तुरीयावस्था। तो जो ये साइकोलॉजी, साइकेट्री, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस बहुत लोअर लेवल की चीज़ें हैं। हमारा वैदिक विज्ञान उससे कहीं ऊपर की बात करता है, तुरीयावस्था। और मेडिटेशन, क्या भगवान को मेडिटेशन की जरूरत है? क्या भगवान को मेडिटेशन की जरूरत है? हम किसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं? भगवान के ऊपर। भगवान किस पे मेडिटेशन करते होंगे? आप देखिए, शिव को मेडिटेशन में है, विष्णु को मेडिटेशन में है, ब्रह्मा मेडिटेशन में है। तो वो किस पे ध्यान लगाते होंगे? उनसे भी ऊपर कोई चीज है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो तीन मैनेजर हैं। ब्रह्मा का काम है सृष्टि को बनाना, विष्णु का काम चलाना, और शिव का काम पता है ना ये तो सबको,
लेकिन ब्रह्मा अपने आप यूनिवर्स नहीं बनाते, अपने मन से नहीं बनाते, उसके ऊपर भी कोई पावर है जो बोलती है कि ये बनाना है तो वो करते हैं, और उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेडिटेट करते हैं। तो जब भगवान को मेडिटेशन की ज़रूरत है तो हमें भी मेडिटेशन करना होगा। वो किसके साथ मेडिटेट कर रहे हैं? अपने से हायर के साथ। और हमें किसके साथ करना है? अपने से हायर के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ। चेतना एक ऐसी चीज है जहां पर चली गई उस लेवल पर आपकी चेतना आ गई। अगर आप बॉडी के ऊपर चेतना को ले गए तो बॉडी कॉन्शियस हो गए, मन को लेकर वो हो गए तो माइंड कॉन्शियस हो गए। जब आप बुद्धि के पास चेतना को लेकर चले गए तो आप क्या हो गए? बुद्धिमान हो गए। जब आप चेतना को आत्मा के पास लेकर चले गए तो आप क्या हो गए? स्पिरिचुअल हो गए। किसको लेके जा रहे हो? चेतना को। कौन दुखी हो रहा है? बॉडी या माइंड या बुद्धि या आत्मा या चेतना? चेतना। किसको दर्द हो रहा है? बोलते ना मेरी तो आत्मा दुखा दी इसने। जब आत्मा दुखी है तो पता किसको चल रहा है कि दुखी आत्मा दुखी है? किसको पता चला? चेतना को। चेतना एक ऐसी चीज है, पूरा मेडिकल साइंस पागल है इसको ढूंढने में, कहाँ रहती है, क्या होती है। कॉन्शियसनेस बहुत मस्त चीज है। बोलते हैं ना कि कुछ लोगों की चेतना इतनी लोअर लेवल पे आ गई है कि सारा दिन बॉडी लेवल पे है। फूड, सेक्स, स्लीप, ये क्या है? चेतना कहाँ पर है? और ये चेतना किसकी कही जाती है? एनिमल की चेतना। और ये चेतना कहाँ पे रहती है? नीचे के 3 चक्रों में। ये रहा फूड, सेक्स और स्लीप, नीचे के 2 चक्र। ये है चेतना के लोएस्ट चक्र। जब चेतना इस पे रहेगी तो क्या होगा? फूड, सेक्स, स्लीप, पावर, पैसा, बस यही रहेगा। भोग, फुल मेटेरियलिज्म। चेतना यहाँ पर रही तो अगर उसी आदमी की चेतना को, एक आदमी है जो एनिमल टाइप का जीवन जी रहा है, कुछ नहीं करना है उसको लाओ और उसकी चेतना को मशीनों के द्वारा ऊपर चढ़ा दो, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ। जैसे ही चेतना को यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, नीचे का चक्र जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान भोग विलास के केंद्र है। मन कहाँ रहता है? ये रहा मन। किसमें? स्वादिष्ठान में। चेतना जब यहाँ तक फंसी रहेगी तो मन के लेवल तक आ जाओगे। उससे भी नीचे चली गई तो बॉडी के लेवल पे ही पड़े रहोगे एनिमल की तरह। उससे ऊपर आ गई मन के लेवल पे आओगे, जो मन को अच्छा लगेगा वही करोगे। उसके ऊपर आ गई तो आप बुद्धि के लेवल पे आ जाओ। थोड़ा सा बुद्धि नहीं बोलना चाहिए, खुद के लेवल पर आप समझ जाओगे कुछ है जो नीचे से ऊपर जा रहा हो। खुद को समझने की एक इच्छा जागृत होगी। इसके ऊपर आ गए तो किसके लेवल पे आ गए? ये क्या है? आत्मा का केंद्र। यहाँ पे आत्मा रहती है। मन कहाँ रहता है? स्वादिष्ठान में। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय चक्र में। तो जब आप चेतना को यहाँ ले आओगे तो आपको सब कुछ अपना अपना लगेगा कि यार ये भी अच्छी आत्मा है, ये भी अच्छी आत्मा है। आप दूसरे की आत्मा को फील कर पाओगे। जिन लोगों से आप पहले चिढ़ते थे, जिनसे इरिटेट होते थे, लगेगा कि एक दुखी आत्मा है यार, ये इस दुखी आत्मा को बस शांति चाहिए और कुछ नहीं। और सही में आप देखोगे जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो क्राइंग सोल्स हैं। उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। वो मुन्ना भाई MBBS देखी ना, क्या करता था वो? प्यार की। आज देख लो आप किसी को, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को कभी प्यार ही नहीं मिला। ये लव। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को प्यार चाहिए और वो मिल ही नहीं रहा है, धोखे मिल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही चेतना को आप यहाँ लेके जाओगे तो बोलोगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब मेरे अपने हैं, सब एक सोल हैं। कोई क्राइंग सोल है, कोई हैप्पी सोल है, कोई नॉर्मल सोल है। ठीक है ना? मेरा एक दोस्त है, उसके घर वाले उसको बहुत परेशान करके रखे हैं। वो उड़ना चाहता है लेकिन घर वाले उसे उड़ने नहीं देते हैं। सारा टाइम उसको चिक 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 चाहें। तो उसने नाम दिया है, मेरे पीछे क्राइंग सोल्स पड़ी हुई। तो बोलता है कि जहाँ भी जाता है मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरी क्राइंग सोल्स, उनके प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मुझे छोड़ नहीं रही हैं। मैं उनसे फ्री हो जाऊँ फिर मैं
करूंगा, क्राइंग सोल्स, यस। तो वो जो आदमी आपको परेशान कर रहा है वो आपको नहीं परेशान करना चाहता है, वो अपने आप से परेशान है। जो गुस्सा कर रहा है वो खुद से नाराज है। क्लियर ना? तो जब आप इस लेवल पे आके देखेगा, इस लेवल पे आके देखोगे तो देखिएगा ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये मेरा फायदे का है, ये मेरे नुकसान का है। इस लेवल पे आके देखोगे, यही NLP बोलता है। जब आप NLP को सही लेवल पे समझ लेते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता, सब एक जैसे। किसी को प्यार मिला, किसी को नहीं मिला, और जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। जिसके पास नाराजगी है तो क्या मिलेगी? जिसके पास पूरा नफरत भरी हुई है, नफरत। क्लियर? अब चेतना को थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये रहा कॉपी पेस्ट, यह है अनु मलिक, यह है लता मंगेशकर। चेतना जब यहाँ पहुँच जाती है तो आप ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं, उससे पहले आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा यूट्यूब से सुन लेते हैं, थोड़ा यहाँ से वहाँ से, और बोलोगे। अच्छा है, वो भी आना चाहिए। कौन करता है? मन। ये विशुद्धि चक्र, यहाँ चेतना पहुँच गई, ओरिजिनल क्रिएटिविटी। ये लोअर क्रिएशन, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, धन पैदा करना। ये हायर क्रिएट, एनर्जी पैदा कर देना, कुछ ऐसी बातें बोल जाना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे के चले जाना जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। यहाँ से जो क्रिएट करेगा, कुछ बिल्डिंग बना के जाएगा, कुछ ताजमहल बना के जाएगा। वो ताजमहल बनाया ना, कहाँ से बनाया? नीचे के चक्रों से। हमारे ऋषि मुनि क्या थे? वेद बना के चले गए, यहाँ से और यहाँ से। हजारों ताजमहल भी आ जाए ना तो भी वेदों की, कितने साल चलेगा ताजमहल? 1000 साल, 2000 साल। वेद अमर है। थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं चेतना को, यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? बुद्धि। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, जैसे पानी में एकदम जो ठहरा हुआ पानी होता है, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिखाई देता है ना। नीचे में छोटा सा कोई कण भी पड़ा होगा तो जब चेतना यहाँ पहुँच जाती है तो क्या होता है? जागृत हो जाते हो, दीवार के उस तरफ भी दिखाई देना शुरू हो जाए। तो छोटे छोटे बच्चे उस दिन परफॉर्म कर रहे थे, आंखें बंद करके बुक पढ़ दे रहे थे। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि के द्वारा। ये जो पांचवी इंद्री है, 5 इंद्रियां हैं, इससे आप सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन छठी इंद्री से बिना आंखों के, बिना कानों के सुन सकते हो, देख सकते हो। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कराया जाता है, अभी रविशंकर महाराज जी आए थे, उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाया बच्चों को। छठी इंद्री एक्टिव है, थर्ड आई, बुद्धि, 6th सेंस, पूरा बुक पढ़ डालते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे पुलिस की मदद कर रहे हैं क्रिमिनल को खोजने में। कोई बच्चा किडनैप हो गया, उस बच्चे की फ़ोटो इनको दिखा दो, ऐसा देखेंगे और देखने के बाद आंखें बंद करेंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा उसके साथ जुड़ जाएंगे। बताएंगे कि वो बच्चा वहाँ पर है, अब उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, उसके बगल में ये बिल्डिंग है, वहाँ पे लाल गाड़ी खड़ी हुई है, उसके कमरे का नंबर बाहर इतना लिखा हुआ है, ये वाला होटल है, और पुलिस जाके पकड़ देती है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, इसी को मैग्नेट जो है, CCTV और इंटरनेट है, या टेलीपैथी जो हमारी है, उसी को वायरलेस सिस्टम से हमने किया है। सुहानी जो करती है, क्या किया जा सकता है कि आप भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। माइंड रीडिंग कोई नया चीज़ नहीं है, हमारे वैदिक विज्ञान का हिस्सा है। टेलीपैथी, हमारे ऋषि मुनि चेतना को इस लेवल तक यहाँ पर ले आते थे, अपनी चेतना को एकदम स्थिर कर लेते थे और अपनी चेतना से उसके सिग्नल को कैच कर लेते थे। तो इसके मन में क्या चल रहा है, सारी थॉट जो ये देखेगा वही मुझे दिखाई देगा। ब्लूटूथ, जैसे मोबाइल से मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं शेयर इट के द्वारा, दोनों का ब्लूटूथ ऑन किया। आप भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। 2 छोटे बच्चों को बिठाइए, उन दोनों को आमने सामने बिठा दीजिए, उनके हाथों को ऐसे रख दीजिए, क्योंकि हाथों में चक्र होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलती है। और इसको बोलिए कि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में याद करें, पूरा याद करें, अच्छे से विजुअलाइज करें,
और जिस व्यक्ति के बारे में ये विजुअलाइज कर रहा है और इसको बोलना है कि आप ट्रांसमीटर बन जाओ। क्या बन जाओ? ट्रांसमिट। आपको भेजना है इमेज और लगातार एक ही आदमी के बारे में सोचना है और देखना है उसे, और देखते हुए ये सिग्नल को कहाँ भेजना है, उंगलियों से निकल रहा है और सामने वाले के माइंड में जा रहा है। और इसको बोलना है तुम रिसीवर बन जाओ, तुम अपने माइंड को शांत करो और उसके माइंड के साथ कनेक्शन बनाओ और देखो कि उंगलियों से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसे ब्रेन में लेके जाओ, माइंड में लेके जाओ और देखना शुरू करो। जो भी पिक्चर तुम्हें दिखाई दे वो बतानी है। एग्जैक्ट वही पिक्चर जो देख रहा होगा यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। पॉसिबल है। आप किसी को दिल से याद कीजिए, वो अपना कोई भी काम नहीं करता। टेलीपैथी लेकिन प्रैक्टिस से होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। तो सारी चीज चेतना के ऊपर है ना। अभी बच्चे का बच्चा अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कर पाएगा। यस, सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? मन से ऊपर। चेतना को कहाँ लेके जाना होगा? मन कहाँ है? यहाँ। कहाँ लेके जाना है? यहाँ। तो अगर मैंने उसको बोला कि चलो आंखें बंद करके देख, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहाँ पर है वो? अभी मन के लेवल, नहीं देख पाएगा। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करा के देखे, जो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैं देख लूँगा और अपनी बुद्धि के लेवल पे शांत कर लेते हैं मन को, दिखना शुरू हो जाता है। कलर, आंखें बंद करके पट्टी कलर देंगे आप, कलर बोल के बताएगा कि मैं लाल हूँ, देख के नहीं। मतलब जैसे आप कलर को कान पे रखोगे आपको अंदर में आवाज आएगी लाल। अभी टीवी चैनल पे भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, एक्सपेरिमेंटल करके तो तीन चीजें, माइंड रीडिंग, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो सारी बातें हैं ये हायर कॉन्शियसनेस की बातें हैं, हायर चेतना की, हम सब कर सकते हैं। लेकिन पहले चेतना को कहाँ लाना होगा? बुद्धि के लेवल पर और सोल के लेवल पर और थर्ड आई के लेवल पर। अभी चेतना कहाँ है? कहाँ है चेतना? कौन से चक्रों में फंसी हुई है? मूलाधार और पूरा विश्व, पूरी एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा आपकी चेतना को कहाँ कर रही है? नीचे गिराने में। आपकी चेतना को लगातार नीचे, और योग क्या करता है? चेतना को ऊपर उठाता है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं ना, जरा बताइए महात्मा बुद्ध का हाथ कैसे है? ऐसे है कि ऐसे है? अगर आप मेडिटेशन के दौरान हाथ को ऐसे रख लेते हैं तो आपकी जो चेतना है वो नीचे गिरने शुरू हो जाएगी। मुद्रा विज्ञान, अगर आपने हाथ को ऐसे रख लिया और मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी चेतना और नीचे चली जाएगी, मूलाधार, आपको मेटेरियलिस्टिक थॉट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चेतना कहाँ पहुंच गई। और अगर आपने हाथ को ऐसे रख लिया तो चेतना ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। महात्मा बुद्ध को देखिए, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे। चेतना एक ऐसी चीज है, इसको जहां आप ले गए वहीं पे काम होना शुरू हो जाएगा। और लगातार चेतना को नीचे गिराया जा रहा है, डराया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। डरेगा तो कहां पहुंचेगी चेतना? मूलाधार। लालच, कहां पहुंचेगी चेतना? स्वादिष्ठान। आप खुद के प्रति स्वार्थी बनाया जा रहा है तो कहां पहुंच जाएगी चेतना? मणिपुर। ये तीन चक्रों में चेतना को घुमाया जा रहा है। और कॉन्शियसनेस को जब ऊपर लेके जाएंगे, योग के अंदर जो 5 वायु होती हैं, एक अपान होती है। अपान कहाँ होती है? नीचे के 2 चक्रों में, नीचे की तरफ लेके जाती है। समान मणिपुर चक्र में, और व्यान पूरी बॉडी में, उदान ऊपर। तो जब उदान ऊपर जाते हैं और अपान नीचे जाते हैं, योग के अंदर एक प्रोसेस है। मेडिटेशन में, समाधि में अपान को ऊपर और उदान को नीचे करा दिया जाता है, और अपान और उदान जब मिल जाएं आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। चेतना के द्वारा आपकी एनर्जी के सर्किट को चेंज कर दिया जाता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? इतना अद्भुत है हमारा वैदिक विज्ञान। मुद्रा के द्वारा जहां चाहो कॉन्शियसनेस को देख सकते हो।
किसी दिन समय मिलेगा तो आपको मुद्रा के द्वारा करा के दिखाऊंगा, आप चेतना को फील करोगे कि चेतना मेरी मूलाधार चक्र में, चेतना मेरी हृदय चक्र में, चेतना मेरे ब्रेन में, चेतना मेरे उंगली में। जैसे जैसे मुद्रा को चेंज करोगे चेतना चेंज हो जाएगी, ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगी चेतना। जागते हुए भी कर सकते हो, शवासन में भी करवाया जाता है। चेतना को पहले बॉडी के लेवल पर, फिर माइंड के लेवल पर, फिर बुद्धि के लेवल पर, फिर सोल के लेवल पर, फिर टाइम ट्रेवल। तो वापस अपने टॉपिक पर पहुंचता हूं पांडे जी, कंक्लूड करने के लिए। कंक्लूजन ये है कि हम क्या हैं? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, नाड़ी, चक्र, चेतना। चेतना और नाड़ी और चक्र, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतना जहां पे रहेगी हमारा लेवल वहीं पे आ जाएगा, और नाड़ी और चक्र के अंदर चेतना मूव करती है। चेतना आर्टरी और वेन में मूव नहीं करती, किस में मूव करती है? नाड़ी और चक्रों के अंदर। और चेतना को ही आपको कॉन्शियसनेस कहा गया है। आत्मा के अंदर एक चेतना है, और वो चेतना जब परेशान होती है तनाव फील करती है। तनाव माइंड नहीं फील करता, तनाव कौन फील करता है? चेतना। अगर माइंड तनाव फील करता तो एक बार जिन चीजों में तनाव आता है फिर वो अगली बार क्यों करता है वही वही काम? उसको पता है माइंड को कि इन किन चीजों में तनाव आएगा, फिर भी वो करता है। माइंड तो तनाव लेके आता है, चेतना उस भंवर में फंसती है, और चेतना को ऊपर उठाना जरूरी है। जैसे ही आप माइंड के लेवल से ऊपर उठे फिर आपका स्ट्रेस खत्म। प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होगी लाइफ की, वो वहीं की वहीं रहेंगी। आपकी चेतना का स्तर आप नीचे से देख रहे हो कि कहां से देख रहे हो। 7 माले की एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, जो 7 माले की बनी हुई है। एक आदमी यहां पे खड़ा होकर देख रहा है और एक आदमी 7वें माले पे खड़ा होकर देख रहा है, तो व्यू किसका ज्यादा अच्छा होगा? 7वें, क्योंकि वो चेतना को कहां ले गया है? जो यहाँ खड़ा हुआ वो लड़ रहा है कि अरे देखो ये आ गया, इसने गलत बैठ गया, ये वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया। जो 7वें माले पे खड़ा है बोल रहा बच्चे हो तुम यार, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तो चेतना, नाड़ी और चक्र, इसको साइंटिफिक वे में समझना है। परेशानियों की जड़ क्या है? हम अपने बारे में अज्ञान है, इसीलिए परेशान है, अनजान है। दूसरी चीज, समाधान कहाँ है? अपने आप को जानना, कितना? संपूर्ण जानना। तीसरा क्या जानना है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, आत्मा, परमात्मा, चेतना और नाड़ी। उसमें से काम किस पे करना है? चेतना और नाड़ी और चक्रों में। पहले अपने चेतना के स्तर को जानिए, कहाँ पर है? मशीन के द्वारा। मशीन आ गई GDB बायो, जिससे आप देख सकते हो कि आपकी चेतना का स्तर कहाँ पर है, कौन सी नाड़ी बंद है, कौन सा चक्र खुला हुआ है, कौन सा चक्र बंद है। फिर योगिक क्रियाओं के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा अपनी चेतना को ऊपर लेकर चलिए, जो चाहिए वो मिलेगा। अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, सब है। केवल चेतना को उस लेवल पर लेके चलना। राइट? तो जुड़िए क्वांटम वेदा के साथ, पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ, हमारी टीम के साथ। अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन, क्वांटम लेवल पर, बॉडी के लेवल पे कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्वांटम लेवल, क्वांटम का मतलब आपका माइंड भी एक क्वांटा है, आपकी बुद्धि भी एक क्वांटा है, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतना भी एक क्वांटम पार्टिकल है। सोल क्वांटम पार्टिकल है, चेतना उसका एक फीलिंग है। राइट? तो आज के सेशन को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा, वापस माइक दूंगा पांडे जी को सेशन को और लास्ट में कंक्लूड करके एक समापन की तरफ ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल, थैंक यू। गलत फहमी में था साहब, ये गलत फहमी में था कि ये सब उसका फितूर है, अब समझ में आया वो तो मेरा सुरूर था। तो आपने बड़े सिंपल तरीके से आज ये बता दिया कि जिसको कि वैदिक विज्ञान में और हमारे धर्मगुरुओं ने और बड़े ऋषि मुनियों ने इस शरीर को जो ह्यूमन बीइंग कहा जाता है उसे 3 भागों में बांटा हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आज आपने
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और चेतना से इन तीनों शरीर को बड़े साइंटिफिक वे से, सिंपल वे से आज डिस्क्राइब कर दिया। और क्योंकि हम इस स्थूल शरीर में ज़्यादा रहते हैं और आसपास की दुनिया मॉडर्न है, तो उसको देखते हैं कि इंडस्ट्री दिखाई देती है, रायपुर में है तो इंडस्ट्री ही दिखती है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर इसको रायपुर के हिसाब से बताएं तो कैसा होगा। तो मेरे शरीर समझ में आया कि ये जो शरीर है जो स्थूल दिखाई दे रहा है, असल में यह फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री के बाहर ही साहब आप एक ट्रांसफार्मर लगा देते हो जो पावर सिस्टम का काम करता है, फैक्ट्री ही है, और पावर सिस्टम रहता है, बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर भी होती है और फैक्ट्री के अंदर भी होती है। तो साहब जो बता रहे हो नाड़ियाँ वैसी ही है, ट्रांसफार्मर से निकली, बाहर भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर बिछी है और अंदर भी बिछी हुई है। कई प्रकार के कर्मचारी और कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, 7 मेजर डिपार्टमेंट हर फैक्ट्री के अंदर में 6 से 7 होते हैं। हमारे अंदर भी 7 से 8 मेजर डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री जो है हमारी बॉडी की कॉपी है, हम फैक्ट्री की कॉपी नहीं। आपका फैक्ट्री बनी है वो ह्यूमन बॉडी से और ह्यूमन बॉडी सिस्टम से ही। आपका कहना बिल्कुल सही है अकबर जी, बस ये है कि समझा कैसे जाए। अब ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने तो खोल के देख लिया है, तो उनको मालूम है कि कहाँ पे किडनी क्या, उसका क्या रोल है, पर अपने को अपन तो खोल के देखे नहीं है, तो अपने को फैक्ट्री दिखा दी जाती है तो समझ में आता है हाँ भैया ये फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये हमारा वेयर हाउस है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्री समझाना ईजी हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो कभी कभी मुझे जब एनाटॉमी पढ़ाने का मौका मिलता था तो मैं बोलता था कि एक्चुअली आप ऐसा मत देखिए, आप देखिए कि आपके सारे मंत्रिमंडल आपके शरीर के अंदर है। आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है तो आपके अंदर भी 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, जल वाला भी है, एयरवेज भी है और वाटर वाला भी, एयरवेज भी है तो रोड मार्ग भी है। खाद्य आपूर्ति विभाग भी आपके यहाँ है, लीवर वही काम करता है। आपके पास में ब्रेन का सिस्टम बैठा है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपका नगर निगम बना हुआ है। तो मैं उस तरह से डिस्क्राइब करता था अपने स्टूडेंट्स लोगों को, तो जैसा समझाया जा सके। तो मैंने यहाँ पर भी वही बातें सोच रहा था कि हाँ ये बना, इसका अगर प्रोसेसिंग इस पूरी फैक्ट्री का जहाँ पे पूरे काम चल रहे हैं, फैक्ट्री में लेबर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, सबके डिपार्टमेंट है, मगर हर फैक्ट्री में एक प्रोसेसिंग यूनिट जरूर होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल बनने के बाद अगर प्रोसेस पे नहीं जाएगा, उसके ऊपर में लेबलिंग नहीं होगी, उसके ऊपर में बढ़िया क्रिएटिविटी नहीं होगी तो माल बिकेगा नहीं। चॉकलेट एक मिठाई, आप बाजार में जाइए, खुली वाली चॉकलेट मिलती है साहब, वो मात्र भी आपको 2 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन उसी चॉकलेट के ऊपर में अगर कैडबरीज लेबल लगा देता है, बढ़िया स्टेज बनाता है, स्काई ब्लू में डाल देता है, तो कीमत 10 से 12 रुपए हो जाती है। वो बात थी प्रोसेसिंग की, वो बात थी लेबलिंग की। और मजे की बात ये भी है कि एक दुकान पे निकलिए, गांव वाला सर अभी सेब लेकर के आता है, वो आपको 10 रुपए किलो दे सकता है, लेकिन उसी को अगर आप शोरूम में जाएंगे साहब वो 50 रुपए किलो का मिलता है। वो लेबलिंग की बात होती है, वो प्रोसेसिंग की बात है। तो प्रोसेसिंग का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारा डॉक्टर अनिल ने बताया, तो मैं समझ रहा था वो हमारा मन है। मन एक प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन अगर प्रोसेस भी कर लिया तो माल तभी बिकेगा जब तक कुछ देर तक आपको रखना पड़ेगा, सही समय सही सीजन का उपयोग करना पड़ता है। तो वेयर हाउस होना चाहिए हर फैक्ट्री के पास में। तो इस फैक्ट्री के पास में चित्त एक वेयर हाउस है जहाँ पे वो प्रोसेसिंग वाला जो सामान है वो रखा जाता है और समय पहने पर उसको बाहर निकालता है, वो काम हमारा चित्त कर देता है। चूंकि चित्त एक प्रोसेसिंग, जिस बात की सर कर रहे थे मैं वहीं पे चल रहा हूँ, चित्त और चेतना की। चेतना तभी आएगी जब आपका चित्त आप सही रखना चालू कर देंगे, क्योंकि वो वेयर हाउस है। यहाँ पे अगर बहुत लंबे समय तक कोई चीज अगर सही ढंग से नहीं रखी तो खराब होने की पूरी संभावना बनती है। माल सड़ सकता है, माल एक्सपायर हो सकता है, माल खराब हो सकता है साहब। तो प्रोसेसिंग यूनिट को अगर ठीक से काम करवाना है और आपका प्रोडक्ट खराब ना हो तो आपको अपने चित्त को सही रखना होगा, क्योंकि चित्त ही आपके सही और गलत डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। क्योंकि गुड्स कब निकालना है और कब रखना है, नियर एक्सपायरी का माल को कितने स्कीम में बेच देना है, कितने समय के अंदर में, ये वेयर हाउस का मैनेजर ही समझता है। तो साहब यही कारण है कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए आपको अपने मन को संयमित और चित्त को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी स्टूडेंट में जाएगी वैसी ही हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो आज का जो ये विषय था
समय भी काफ़ी हो चुका है, हम भी यही विराम करेंगे। आज का जो विषय रखे थे साहब वो यहाँ चालू हुआ था हमारे रंगों से, और रंगों के 7 रंगों को एक एक करके इनर लाइटिंग को ले जाने का प्रयास आज क्वांटम वेदा के माध्यम से पॉजिटिव हेल्थ जोन में किया गया। डॉक्टर अनिल के गाइड होली को फिर ले जा रहा हूँ। हम हर त्यौहार मनाते हैं, आने वाला समय भी त्यौहार आएंगे, बहुत सारे त्यौहार। ये सनातन की और हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी चीज है जहाँ पे हम केवल त्यौहार ही मनाते हैं। जहाँ पे अवेयरनेस डे बहुत सारे होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है। हम एक त्यौहार को विदा करते हैं और दूसरे को ला लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह की भगवद गीता में श्री कृष्ण कह चले गए हैं कि आत्मा एक वस्त्र क्यों धारण करती है और दूसरे को छोड़ जाती है, उसी तरह हम एक त्यौहार को विदा करते हैं और दूसरे त्यौहार का आगमन करते हैं। हर त्यौहार सर अपने आप में बड़ा है, अब आगमन की खुशी करते हैं, यही तो हमारी सुंदरता है। मैं शुरुआत में ही कहा था कि हमारी सुंदरता है कि हम मौत को भी उत्सव मनाते हैं और जन्म को भी उत्सव मनाते हैं। आज का जो महीना था फागुन अंत हो रहा है, चैत्र की शुभारंभ होगी। फागुन सनातन धर्म में और हिंदू मान्यता के अनुसार अंतिम माह होता है और मानव प्रवृत्ति के अनुसार अंतिम केवल मृत्यु है। इसीलिए होलिका जलाई गई थी बताने के लिए कि मौत है। और हम रंगों का स्वागत, बच्चे का स्वागत भी रंगों के साथ करते हैं, हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो मौत के समय भी हम रंगों से ही खेलते हैं, गुलाल वहां भी लगाए जाते हैं, हर तरह के रंग लगाए जाते हैं। और इसी तरह आने वाले समय में हम नई ऋतु का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको सब किसी को अपना मानना पड़ेगा। यह हमारी खूबसूरती है कि हम एक समय बताते हैं कि हम तुमसे बेहतर है, वो दिवाली होती है। हम अपने आप को हर दूसरे से बेहतर बताने के लिए महंगे से महंगे कपड़ा, घर की रंग रोगन करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छा सामान लेकर के आते हैं। और होली के दिन हम सबसे नीचे स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम कितने गरीब, मैं तुमसे भी गरीब हूँ। उस दिन कोई भी नया कपड़ा लेके नहीं घूमना चाहता, वो चाहता है कि पुराने कपड़े निकाल ले, मैं भी पूरा दिखाई दूँ। तू क्या पागल है, मैं तुझसे पागल हूँ। क्या बनने की कोशिश की जाती है, तू क्या बचपना कर रहा है, मैं तुझसे बचपना करता हूँ। तुमने क्या मुखौटा ओढ़ा है, मैं तुमसे बेहतर मुखौटा बन के दिखाता हूँ। तुम कौन सी नारी सा नाच करती, मैं तुमसे बेहतर नाच करके दिखाता हूँ। ये दिन होता है होली का साहब, ये हमारे रंगोत्सव का दिन है। इसे हम बाहर तक क्यों प्रकट कर रही है, आपके अंदर मन में प्रकट हो रही थी ये भाव। आप होली के दिन में नाचने लगते हैं, जिसको नाच नहीं आता वो नाचता है। किसके लिए नाच रहे थे साहब? क्या कभी सोचा तो सामने वाला मेरे लिए ताली बजाएगा नाचने का? आज मैं यहाँ पे खड़े होकर भाषण दूंगा तो मुझे लगेगा कि आप सब ताली बजाए, आप मुझे प्रशंसा करें। मगर होली में बैठ करके जब भाग गाया जाता है तो कोई ये उम्मीद नहीं करता कि मेरे लिए ताली बजाएगा, मुझे शाबाशी देगा। किसके लिए गा रहे थे साहब? अपने लिए। ये है होली की खूबसूरती जिसे हम भूल जाते हैं। तो साहब पूरा कुल मिलाकर के ये त्योहार ये बार बार देता है कि जीना है तो अपने लिए जिए, वो है अंदर की भाव। आपको अपने मन के लिए, अपने चित्त के लिए जीना है, चित्त को आगे ले जाने के लिए जीना है, यही बता रहा है। आप पूरे दिन त्योहारों में दूसरे साथ बांट करके खाते हैं, कोई अपने लिए नहीं खाता है। आपके घर पे बाकी दिन कोई आए तो आप पूछे चाहे ना पूछे, मगर होली के दिन जब कोई आता है तो बोलते ये भी खा लो। हम रंग लगा करके अपने रंग दूसरी उसके गुलाल को भी अपने शरीर पर मल लेते हैं। अगर कहीं गला है नहीं मिलता है तो गले मिल लेते हैं साहब। ये होली की खूबसूरती रही है। तो मैं कहूँगा फिर से पॉजिटिव हेल्थ जोन में यहाँ पे लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आपके 7 रंग आप अंदर जलाइए। आपने नवरात्रि की बात छेड़ी है सर, नवरात्रि में हम स्पेशल लेकर के आएंगे। डॉक्टर साहब फिर से आपसे परमिशन लूंगा इस चीज़ के लिए। नवरात्रि में सफर करेंगे 7 चक्रों से 8वें तक पहुंचने की घटना होगी। नवरात्रि 9 दिन तक एक एक चक्र की क्या अहमियत होती है उसे भी बताने का आपके साथ प्रयास करेंगे। अगर आप लोग बहुत व्यस्त ना रहें तो नवरात्रि में इस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि नवरात्रि मनाने का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है ये हमने बताया है। वैसे डॉक्टर साहब आपके साथ यूट्यूब में अवेलेबल भी है। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 डॉक्टरों ने मिलकर के प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल जर्नी के साथ भी आएंगे। तो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे। समय हमें इजाजत मांग रहा है, अगले रविवार फिर मिलेंगे। ऐसे विषयों के साथ में आप जुड़े रहिए पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ में, और कोशिश करिए लोगों को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप लोगों तक ये बात को पहुँचाएं, अवेयरनेस के लिए नहीं, अपने और लोगों के कॉन्शियसनेस के लिए। धन्यवाद। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल
मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महाराज में धीराया